बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उकाशा हफीज़ और उकाशा फाइनेंशियल्स की तरफ से जो आज का ये सेशन है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है और आई होप सो कि इस एक सेशन को लेने के बाद आपका कोई भी बेसिक क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा अल्लाह के फजल से। इसमें हम सारी बेसिक जितनी भी डेफिनेशंस हैं और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जितनी भी डेफिनेशंस हैं और वो सारी हम कवर करेंगे और इस सेशन के बाद जो है वो आपके लिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉक। स्टॉक क्या होता है या शेयर क्या होता है। अ स्टॉक इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। अगर एक कंपनी के 100 टुकड़े कर दिए जाएं और आपके पास एक टुकड़ा हो, इट मीन्स कि आपके पास 1% शेयर्स हैं या आपके पास उस कंपनी का एक हिस्सा है, 100 में से एक हिस्सा है। इसकी बहुत एक इजी एग्जांपल हम लेते हैं। अगर एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के 8 पीसेस होते हैं और हम पिज़्ज़ा को एक कंपनी मान लें, तो उस पिज़्ज़ा का अगर एक शेयर आपके पास है तो वो एक पीस अगर आपने खाया है तो वो एक पीस का मतलब है आपने उस कंपनी का एक शेयर खाया है या आपके पास एक शेयर है। तो ये एक इजी एग्जांपल है। जो शेयर है, अब नेक्स्ट ये बाकी टर्मिनोलॉजीज आगे जाके हम देखेंगे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ बाय और सेलिंग होती है कंपनी की। ये शेयर मार्केट बेसिकली या स्टॉक मार्केट ये वो बाज़ार है जिसके अंदर शेयर का लेन देन होता है। दैट इज़ द ईजीएस्ट डेफिनेशन। इसमें फर्दर फिर जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX, ये हमारी स्टॉक मार्केट को देखती है। तमाम कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये वो स्टॉक मार्केट या स्टॉक का बाज़ार है। अच्छा, अब इसमें KSE 100 है तो ये टॉप की 100 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है। फिर इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये आगे जाके हम देखेंगे कि पॉइंट्स किस तरह से होते हैं। ये जो करंट ट्रेडिंग हो रही है ना, मसलन इस टाइम मार्केट अगर 1,85,00,000 पे है, 1,85,000 पे है, तो ये हुआ, इसकी हिस्ट्री ये थी कि जब स्टॉक मार्केट शुरू की गई थी ना, तो उसको 1,000 पॉइंट स्टैंडर्ड बना दिए गए थे। सारी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है ना उसको स्टैंडर्ड करके 1,000 कर दिया गया था, ताकि कंपनीज अगर ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो वो पॉइंट्स बता रहे हों कि अगर वो 1,000 से 800 पे आ गया है तो तमाम कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो कम हुई है। अगर वो 1,200 पे चला गया है 1,000 वाला पॉइंट, तो इट मीन्स कि सारी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है, कलेक्टिव परफॉर्मेंस या एवरेज, वो इंक्रीज हुई है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो 1,000 को स्टैंडर्ड बनाए गए थे, जो कि आज 2026 में, वैसे मैंने जनवरी को स्टैंडर्ड कर लिया है, तो ये 1,80,000 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा जी, मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। मार्केट जो है वो डेली खुलती है। मंडे से थर्सडे की अगर बात करें तो 9:15 से लेके 9:30 तक जो एक टाइम पीरियड होता है वो प्री ओपनिंग होती है। उसमें आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होती है वो 9:30 से लेके 3:30 तक होती है। यानी मार्केट डेली 6 घंटे खुलेगी और उसमें सुबह 9:30 से लेके 3:30 बजे तक आप मार्केट की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। जुमे वाले दिन जो है वो 9:15 से लेके 12 बजे तक पहला सेशन होता है, उसके बाद जुमे की ब्रेक हो जाती है और फिर 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक 2 घंटे के लिए मार्केट दोबारा खुलती है। तो जुमे वाले दिन मार्केट जो है वो 5 घंटे के लिए ओपन होगी और उसका जो प्री ओपनिंग टाइम है, यानी पहले 15 घंटे जिसमें मार्केट वार्म अप हो रही होती है, ये प्री ओपनिंग का मतलब ये होता है, वो 9 से 9:15 है। इसमें आप ट्रेड लगा सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन 9:15 के बाद होगी। वाई डू कंपनीज डू IPOs। IPO कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है उसको IPO कहते हैं। मतलब एक कंपनी है, अगर उसने IPO किया, इट मीन्स कि वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गई है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि टोयोटा का IPO हुआ है तो वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। सुजुकी का पहले हुआ था लेकिन वो डीलिस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने नहीं इसको पब्लिक लिमिटेड ही नहीं रहने देना, हमने इसको दोबारा से प्राइवेट पे लेके जाना है, तो वो डीलिस्ट हो गए हैं। तो अब सुजुकी का IPO नहीं हुआ। अब कंपनीज IPO करती क्यों हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, कंपनीज इतनी बड़ी हैं, टोयोटा एक बड़ी कंपनी है, अगर आप एप्पल की बात कर लें इंटरनेशनल मार्केट में, इन्वीडिया की बात कर लें, आप मेटा की बात कर लें, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये IPO का मकसद ये होता है, मकसद क्या होता है वो ये 4 पॉइंट्स में मैंने बताया हुआ है कि कंपनीज
रेज मनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, वो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम अपनी कुछ शेयर होल्डिंग लोगों को दें और उसके अगेंस्ट हमें जो ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए ना, एक कंपनी को तो ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल मिज़ान बैंक है, उसके अगर 1200 ब्रांचेज हैं, तो अगले अब पिछले साल अगर 1200 ब्रांचेज थी, तो अब वो 100 ब्रांचेज और खोलने का उसका टारगेट है, या 150 का टारगेट है। तो कुछ अब हो सकता है उसके पास 100 के पैसे हों और 50 ब्रांचेज के ना हों, तो वो जो 50 ब्रांचेज के पैसे हैं, या तो वो बैंक से लेंगे, ठीक है, और बैंक से लेंगे तो उस पर उसको ज़ाहिर है उसकी इंटरेस्ट देना होगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को दें, उसके अगेंस्ट जो है वो उनसे पैसे को रेज़ करें और आप उससे बिज़नेस एक्सपैंड करें। ज़ाहिर है बिज़नेस बड़ा होगा, बोटी बड़ी होगी, तो ज़ाहिर है वो आप उनमें बांट भी सकते हैं लोगों में। और ये ज़रूरी नहीं है कि 100% जो है शेयर्स वो फ्लोट हों, ये आगे जाके हम देखेंगे फ्री फ्लोट शेयर्स क्या होते हैं और नॉर्मल लॉक्ड शेयर क्या होते हैं। उसमें जो फ्री फ्लोट होते हैं, एक कंपनी कितने शेयर जो है वो ऑफ़र कर रही है। कुछ कंपनीज हैं वो 40% करती हैं, कुछ 20% करती हैं, कुछ 50% करती हैं, कई कंपनीज 80% तक भी करती हैं। तो वो पब्लिक को कितना शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, ये फ्री फ्लोट इसको कहते हैं। ये हम जाके डाटा वाले पोर्टल से भी देख सकते हैं, ये आगे जाके हम इसको देखेंगे भी सही। अच्छा जी, इसमें अब जो दूसरा इसका जो मकसद होता है आईपीओज़ का, वो ये होता है कि फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शेयर सेल कर सकें और उससे प्रॉफिट बना सकें। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ हाउ इज़ स्टॉक प्राइस डिफाइंड। एक स्टॉक प्राइस अगर मिज़ान बैंक कोई मिसाल लेते हैं, अगर 550 रुपये का है, तो वो 550 रुपये का कैसे डिफ़ाइन होगा। तो देखें, सबसे पहले तो जब भी शेयर आईपीओ होता है ना किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले ये होता है कि उसकी जो फेयर वैल्यू है वो डिफ़ाइन होती है। लाइक एक शेयर है, वो अब वो डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस कितना बड़ा है। अब ये देखेंगे कि उस बिज़नेस के एसेट्स कितने हैं, वो बिज़नेस कितना बड़ा है, उसकी बेस पर जो है ना वो स्टॉक मार्केट पे जब लिस्ट होता है तो वो उसकी पूरी चेकिंग होती है टेक्निकली। उसके बाद उसका वो शेयर की प्राइस को डिफ़ाइन किया जाता है। अब 10 रुपये अगर शेयर की प्राइस डिफ़ाइन हो गई है, उसके बाद मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, कि बिज़नेस का रूल है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, अगर उस बिज़नेस में इन्वेस्टर, अब जिस तरह मिज़ान बैंक है, एफएफसी है, लकी है, सारे जितने ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, उसके अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब डिमांड ज़्यादा होती है तो बिज़नेस का रूल है कि जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, अब ज़ाहिर सप्लाई तो लिमिटेड है ना जितने शेयर्स ऑफर हुए हैं, तो वो डिमांड की वजह से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर उसकी डिमांड कम होगी, मतलब इन्वेस्टर्स उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे और उसकी सप्लाई ऑब्वियसली ज़्यादा है वहीं पे, तो उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। पहली तो रीज़न होती है ये। दूसरी रीज़न ये होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, उसकी अर्निंग अगर अच्छी होगी, उसने डिविडेंड अच्छे दिए हुए हैं, सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, ज़ाहिर इन्वेस्टर ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। फिर मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे हैं, मार्केट के अंदर न्यूज़ कैसी है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट करती है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आगे जाके हम देखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें भी स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है उसको हिलाती हैं। अच्छा, फिर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस, इस साल अब जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एफएफसी ज़्यादा डिविडेंड देगा, उसने नहीं दिया तो उसकी वो गिर गई प्राइस, क्योंकि उसमें से फिर लोग निकलना शुरू हो जाते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है। और अब स्टॉक मार्केट में भी आप आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा जो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम आईपीओ होता है, जिस तरह अभी गनी डेयरीज़ का हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब आईपीओ होता है तो उसका शेयर ऑफर किया जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बुला के। उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर ख़रीदते हैं उसकी फेयर वैल्यू पे। उसके बाद जो है, जो अभी लेट्स सपोज मैं मिज़ान बैंक अगर ख़रीदूँगा तो वो सेकेंडरी मार्केट है। ये जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है ये सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी होती है जो फर्स्ट टाइम जब आईपीओ होता है ना कंपनी का, उस टाइम जो शेयर्स दिए जाते हैं वो ख़रीदते हैं कंपनी से, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ख़रीदते हैं, और उसका पूरा एक तरीकाकार होता है, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। और अब जो शेयर्स हम ख़रीद रहे हैं वो इन्वेस्टर से ही ख़रीद रहे हैं, यानी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर जो ख़रीदे जा रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली वो अमाउंट है
अब लेट्स सपोज कंपनी ने इस साल प्रॉफिट किया है 1 अरब रुपए। 1 अरब अगर उसने प्रॉफिट किया है तो अब उसकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हमने जी 50% जो अपना प्रॉफिट है ना वो अपने शेयर होल्डर से, हमने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनसे हमने शेयर करना है। अगर वो 50% उसका बनता है 50 करोड़, तो वो 50 करोड़ सारे जितने भी फ्री फ्लोट शेयर्स होंगे, जो शेयर्स जिन्होंने आपके ख़रीदे हुए हैं, वो उनके बैंक अकाउंट्स में दे दिया जाएगा। उनको 50 करोड़ को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब लेट्स सपोज वो बनता है 10 रुपये पर शेयर। मैंने अगर 1000 शेयर उठाया हुआ है और 10 रुपये उसका डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो 10,000 रुपये जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपका शेयर वहीं खड़ा हुआ है, शेयर की प्राइस वहीं खड़ी हुई है। हाँ, उस दिन वो उतने रुपए गिरता है शेयर, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू थोड़ी सी नीचे आती है, लेकिन वो अपनी मोमेंटम दोबारा से अचीव कर लेता है। सो इसलिए डिविडेंड वाले जो शेयर्स होते हैं वो उनमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा जाते हैं। और इसकी एक पर टर्मिनोलॉजी होती है डिविडेंड यील्ड, वो हम आगे जाके देखेंगे। उसका फार्मूला भी है कि एक कितने परसेंट डिविडेंड्स जो है वो कंपनीज देती हैं। तो डिविडेंड्स जो होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट्स में दिए जाते हैं, और सारी कंपनीज नहीं देती। और ये साल में 4 दफ़ा होता है, ये क्वार्टरली, चूँकि हर क्वार्टर में 4 दफ़ा साल में रिपोर्ट आती है, अपने रिजल्ट अनाउंस करती हैं कंपनीज। एक दफ़ा आप जिस तरह आगे, अब ये कमिंग जो है 3 माह बाद, मार्च तक का जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल में अनाउंस होगा, फिर जून तक का रिज़ल्ट जुलाई में अनाउंस होगा, ठीक है, इसी तरह आगे। तो उसके अंदर फिर बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि आपको डिविडेंड देना है कि नहीं देना। कुछ कंपनी साल में 2 दफ़ा देती हैं, कुछ साल में 1 दफ़ा देती हैं, कुछ 3 दफ़ा भी देती हैं, तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो साल का जो टोटल डिविडेंड होता है वो भी आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपकी एक होता है कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हु गिव्स सिक्योरिटी टू स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी कौन देता है? हम जो स्टॉक खरीदते हैं उसके पीछे कौन ऐसा इदारा है जो ये सारा कुछ देख रहा होता है? तो दैट इज़ SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मेन रेगुलेटर इदारा है, रेगुलेटरी इदारा है, और ये रेगुलेट करता है हर उस चीज़ को जो आपकी शेयर की बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व होती है। लाइक ये इंश्योर करता है कि कंपनीज रूल को फॉलो करें, वो चीट नहीं करें इन्वेस्टर से, कोई चीज़ छुपाएं ना, हर चीज़ को उन्होंने डॉक्यूमेंट करके अपने इन्वेस्टर से शेयर करना होता है। फेयर ट्रेडिंग और ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करता है। फिर फ्रॉड और जो इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक सट्टेबाज इनको हम कहते हैं ना, ये उनको जो है आइडेंटिफाई करता है, उनको पनिश करता है। फिर आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसीलिए सेफ होते हैं कि उसके एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं SECP ने कि ये आपने करना है, ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। ठीक, तो ये वो इदारा है जो आपकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो इसका जी तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले सर्च करना है, जाके गूगल करना है कि टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान। मैं आपके सामने भी करता भी हूँ, और वहाँ से आपने अपनी पसंद का ब्रोकर जो है वो निकालना है। लाइक मैं अगर यहाँ चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टॉप 10 ब्रोकरेज ब्रोकर्स, PSX लिख दें या ब्रोकरेज फर्म्स लिख दें। अच्छा, तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, psx.com.pk। अच्छा, इसमें ये मुझे दिखा रहा है कि ये टॉप 10 ब्रोकर्स हैं। AKD है, मुनीर खनानी, JS ग्लोबल, ये इनकी रैंकिंग है एक्टिव अकाउंट्स के हिसाब से। ये हर तरह की नए अकाउंट्स कितने खुल रहे हैं उस हिसाब से भी रैंकिंग आ जाएगी आपके पास, ट्रेडेड वॉल्यूम के हिसाब से भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये टॉप 10 जो है ना, इनमें से किसी के साथ भी आप चले जाएं। मेरा इनमें पर्सनल, मेरा अकाउंट AKD में भी है, मुनीर खनानी में भी है, बट पर्सनली मुझे मुनीर खनानी पसंद है, और मुनीर खनानी के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये फास्ट है, पैसे जल्दी ऐड हो जाते हैं, जल्दी निकल आते हैं, शेयर्स ऐप हैंग नहीं होती, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे इस वक्त अगर ट्रेड करना है, ऐप ही हैंग है तो क्या फ़ायदा। फिर इसकी जो ऐप है वो वेबसाइट के ऊपर भी मैं खोल सकता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना ज़रूरी नहीं है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये इंटीग्रेट्स भी हो जाती है डिफरेंट वेबसाइट के साथ। मैं आगे जाके अपनी वेबसाइट जब एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे इंटीग्रेशन इसकी हुई हुई है। तो खैर आपने ये आरिफ हबीब
या आपने मुनीर खनानी या आपने AKD कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने अपनी KYC करनी है। KYC मैनुअली भी हो जाएगी। आप अपने ब्रोकर को सारी चीज़ें दे दें, अपना CNIC, मदर नेम, अपना IBN, सारा कुछ वो आपसे मांग लेंगे। ये नीचे मैंने फॉर्म भी लगाया हुआ है, इसमें वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो KYC मैनुअली आप करवाना चाहते हैं, मैनुअली करवा लें। वो फिंगरप्रिंट के लिए आपको बता देंगे कि इस ऐप पे जाके फिंगरप्रिंट्स कर लें। या दूसरा तरीका ये, आप ये ख़ुद भी कर सकते हैं। ये अब उन्होंने सिस्टम बना दिया है आसान कनेक्ट के ज़रिए। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। आपने सिंपली जाना है asanconnect.com पे, ठीक है। इसमें जाके आपने साइन अप कर लेना है। सिंपली ये आपने CNIC डालना है, अपना ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, इसको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद वो आपसे फर्दर बाकी सारी चीज़ें मांग लेगा और आपकी KYC हो जाएगी। तो जब आपकी KYC हो जाएगी तो सिंपली आपने अपने ब्रोकरेज हाउसेज को कांटेक्ट करना है। ये इनकी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट अस में भी चले जाते हैं और वहाँ से आप लोकेट ओवर ब्रांच में जाके अपने शहर की ब्रांच को भी चेक कर सकते हैं। आपने उनको बताना है मेरी KYC हुई भी है, नो यूर कस्टमर, और उसके बाद वो आपका अकाउंट खुल जाएगा 2 से 3 डेज़ में। अच्छा, आप अपना CDC के साथ डायरेक्ट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये अकाउंट तो ब्रोकरेज हाउस के साथ खुल गया ना, ये भी सिक्योर और सेफ़ है, और ये भी आपका CDC के साथ ही खुलता है। ये CDC क्या कौन सा इदारा होता है, ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एक डायरेक्ट अकाउंट भी खुल जाता है आपका। वो CDC.com पे आप चले जाएँ, गूगल पे CDC लिखें, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ जाके अपना वो भी साइन अप कर लें अकाउंट। उनके साथ कांटेक्ट करना है आपने, वो पूरा उन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने, लेट्स सपोज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आपने 10 शेयर्स ख़रीद लिए और आपने कहा कि ये शेयर मैंने अब 5 साल 10 साल इनको हाथ ही नहीं लगाना। ब्रोकरेज हाउस का जो है ना, वो बेशक सिक्योर तो है, वो भी SCCP पर बैठा हुआ है, बट मैं उसको CDC में फेंक देता हूँ। आपने वहाँ मूव ऑप्शन को आजकल हर ब्रोकरेज हाउस ने दे दिया है। आपने उनको अपना CDC मेन अकाउंट में फेंक देना है। वो हमेशा के लिए सिक्योर वहाँ पे आपके पड़े हुए हैं। बेचने और लेने के लिए आपको हमेशा ब्रोकरेज हाउस चाहिए, वो CDC अकाउंट से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए, वरना तो CDC अकाउंट ही इनफ होता, हम लोग ब्रोकरेज पास जाते ही ना। बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकरेज से होगी, लेकिन अकाउंट, ये जो शेयर कीपिंग है, वो CDC के साथ भी होती है। वैसे भी CDC के साथ होती है, आप मेन अकाउंट भी बना सकते हैं। बोनस ऑफर नीचे मैंने दी हुई है। बेसिकली मेरी कम्युनिटी अब काफ़ी ग्रो हो चुकी है, तो मुझे ये था कि लोग, सबसे ज़्यादा मसला ही उनको ये आ रहा था कि अकाउंट नहीं बन रहा, लोग बात नहीं सुन रहे, हमारे इतने प्रोफेशनल अभी ब्रोकरेज हाउसेज वाले नहीं हुए। तो मैंने मुनीर खनानी के साथ, उनके साथ मैंने बात की और मैंने ये फॉर्म ख़ुद बनाया है। इसके अंदर जो है वो सारा डाटा मैंने बता दिया है, कौन कौन सा चाहिए, आपने फ़िल करना है। हमने उनके साथ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो मेरी जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए स्पेशली फेवर उनसे मैंने ये ली है कि जल्दी अकाउंट बनेगा, फ़ौरन अकाउंट बनेगा और उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी, और उनके साथ जो ब्रोकरेज हाउस की इंट्रैक्शन है वो भी बाकियों की निस्बत बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा चल रहा है। आगे चलते हैं, हाउ टू यूज़ ब्रोकरेज ऐप। ठीक है, आप ब्रोकरेज ऐप को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको, ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं अब आपको अपना खोल के, अपना जो ब्रोकरेज ऐप है वो खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ब्रोकरेज ऐप को यूज़ करना है। अच्छा जी, ये मेरी ब्रोकरेज ऐप मैंने खोल ली है। मार्केट ऊपर क्लोज़ है, वो शो करवा रहा है, और कितने पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई। ये सारे शेयर्स आपके सामने ये वॉच लिस्ट में आ रहे हैं। जो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे, मसलन मैं अमेज़ान बैंक यहाँ पर लिखता हूँ तो ये MEBPL आ गया, ठीक है, और इसमें आपके सामने ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब ये देखें, नीचे ये वॉच लिस्ट में चला गया, ठीक है। अगर ये वाला आप देखें तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी डिटेल आ गई। अब मैंने जब भी बाइंग सेलिंग करनी है, नीचे से करनी है, देखें बाय और सेल 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये बाय है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब इसकी टॉप पे ये प्राइस आ रही है। ये अगर मार्केट अभी खुली होती तो इस टाइम ये मार्केट का लाइव दिखा रहा होता, कभी ये 15 पे चला जाता, 515, कभी 16। तो मैंने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर ये लिमिट है, ठीक है, लिमिट होता है, जो डायरेक्ट ऑर्डर आप लगाते हैं वो लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है। अब मैंने अगर 1000 शेयर ख़रीदने हैं, मैं यहाँ 1000 शेयर लिख दूंगा, वॉल्यूम 1000 शेयर लिख दिए। किस प्राइस पे मैंने लेने हैं, 514 है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ कि अगर ये फ्लक्चुएट भी करे तो ये बाय हो जाए। मैं यह 515 लगा देता हूँ, या मैं 514.50 लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अपनी पिन डालूँगा, पिन डाल के ये रिमेंबर कर देंगे तो ये जब मैं यहाँ से नीचे जाके, सॉरी इसको मैं नीचे करने दें, अच्छा, तो ये जब मैं यहाँ बाय का ऑप्शन, इसको बाय कर लूँगा, अभी तो खैर मार्केट बंद है इसलिए आ नहीं रहा, तो ये बाय हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने ये देखना है कि प्राइस बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही है, किसी में गुड न्यूज़ आई है, आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप कभी लगा रहे हैं 515, वो जल्दी से 516 पे चला गया, तो आपने सिंपली यहाँ से जाना है,
ये तीसरा ऑप्शन मार्केट का है, आपने मार्केट कर देना है। जस्ट यहाँ वॉल्यूम आपने डालना है, मार्केट का जो भी नीचे प्राइस होगी आपने इसको जाके ना जब ये बाय करेंगे यहाँ से गेट करेंगे तो ये बाय का ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट ऐप का डिफरेंट होता है। यहाँ या बाय लिखा हुआ आएगा, या इसका इन्होंने ये कर दिया है कि आपने इसको स्लाइड कर देना है, तो ये सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पिन डाल लेनी है ना अपनी आपने, मैं यहाँ पिन नहीं दिखा सकता अपनी। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका तरीकाकार है अगर आपने कुछ शेयर बाय खरीदना है या बेचना है। इसी तरह आपने किसी भी शेयर के ऊपर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि ये उस दिन में अगर ये शेयर इतनी प्राइस पे आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। ठीक है, उसके अंदर आप सिंपली सेल में जाएंगे, सेल में जाके ये सेकंड ऑप्शन स्टॉप लॉस का है, यहाँ से आपने प्राइस किस प्राइस पे बेचना है। आपने 514 पे बिक रहा है तो मैं कहता हूँ अगर ये 510 पे आ जाए ना, बहुत तेज़ी से गिरने लग पड़ा है, तो ये बिक जाए। ठीक है, लिमिट प्राइस से नीचे एक थोड़ी सी और प्राइस डालनी होती है ताकि वो प्राइस रेंज उसे समझ आ जाए। 508 डाल दें आप कि 508 से 10 के दरमियान जब भी ये आए, सॉरी ये हिल गया, तो ये सेल हो जाए। तो ये तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। इसी तरह आप जाएंगे, ये यहाँ आपके पास डिफरेंट चीज़ें, ये फ़ंड डिपॉजिट अगर आपने करने हैं तो ये मैनुअल तरीका होता था पहले, अब उन्होंने माई प्रोफाइल में अगर आप जाएँ तो ये मेरी डिटेल सॉरी शो हो गई। अगर आप माई प्रोफाइल में जाएँ तो रास्त आईडी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने वो रास्त आईडी जो है वहाँ से क्लिक करनी है और आप उसको अपना उसके अंदर जैसे ही पैसे भेजेंगे ना, वो बिल्कुल जिस तरह मैं आपको अगर पैसे भेजूं अपनी बैंकिंग ऐप से तो वो विद इन सेकेंड ऐड हो जाएंगे। अब तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया सारा, इसको कहते हैं रास्त एग्रीगेटर। तो ये रिसेंटली रोल हुआ है और तकरीबन तमाम अच्छे जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इसी तरह मैं अगर मुझे विदड्रॉ चाहिए तो विदड्रॉ का ऑप्शन भी ये मुझे दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, विदड्रॉ का ऑप्शन मैं देखता हूँ कहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये मेरा पूरे डिटेल आ जाएगी, यहाँ लॉग्स आ जाएंगे। लॉग्स में मैं जाऊँगा तो इस टाइम पे कौन सा शेयर मेरा जो है ना वो ट्रेड में लगा हुआ है वो यहाँ शो करेगा मुझे। कंसोलिडेटेड में जो बाय हो चुका होगा ना शेयर वो कंसोलिडेटेड में आ जाएगा लॉग्स में, और बाकी ट्रेड लॉग जो अभी लगा हुआ है बाय नहीं हो सका तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग लॉग में भी शो करवाएगा और ट्रेडिंग लॉग में भी कि क्या उसकी इस टाइम क्या है। अच्छा, फिर मैं अगर ये देखें कैश विदड्रॉ पे चला जाता हूँ, ये कैश विदड्रॉ का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये सब हर हर ऐप का डिफरेंट होगा, ये मैं आपको अपनी ऐप का दिखा रहा हूँ, आपकी ऐप में होगा इसी तरह से ही कहीं ऊपर नीचे 1 2। ठीक है, यहाँ से मैंने पिन डालनी है, कितना मेरा बैलेंस अवेलेबल है, मैंने वो सबमिट करना है तो मेरे बैंक अकाउंट में बड़ी जल्दी जो पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था तरीका आपका अपनी बाय सेलिंग कैसे आप कर सकते हैं। वैसे तो ऐप का सेक्शन मैंने लास्ट पे रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें ये ऐप भी साथ ही मैं को एक्सप्लेन कर दूं। ये है इन्वेस्टिफाई ऐप, ये आप लाजमी डाउनलोड करें। मेरे पास ये पेड है, आप फ्री पे भी यूज़ कर सकते हैं, एड्स का बस फ़र्क है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप होम पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो न्यूज़ है ना उस दिन की, जितनी भी उस दिन की न्यूज़ हैं वो सारी मिलेंगी। लाइक ये देखें, पाकिस्तान का भी IMF का इजलास आ रहा है। ठीक है, इसको आप सेटिंग में जाके उर्दू कर लें, इंग्लिश में भी शुरू होती है। सोना चांदी की कीमतें गिर गई। ठीक है, सी पैक 2.0 जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तेल की कीमतें $1 से ज़्यादा गिर गई। ये मुझे पूरा यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या हैं, सारी मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ये डॉन की, ट्राइब्यून की, रिकॉर्डर की, बिजनेस रिकॉर्डर की, ये यहाँ से मैं एक तो न्यूज़ पे नज़र रखूँगा। न्यूज़ बहुत ज़रूरी है जब स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है, दुनिया में क्या हो रहा है, नेशनली क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, दोनों पर आपने नज़र रखनी है। अच्छा, ये मार्केट्स आ जाएंगी, मार्केट में आप जाएंगे तो ये सारी मार्केट्स आपके सामने आ गई। KSE टॉप की 100 कंपनीज़ हैं, KSE ऑल, ये तमाम की तमाम कंपनीज़ हैं। ये तकरीबन आपके पास अगर यहाँ से आप देखेंगे रिकॉर्ड तो ये तकरीबन कोई 550 से ऊपर कंपनीज़ हैं। ठीक है, फिर KSE 30, KMI 30 टॉप इस्लामिक कंपनीज़ हैं। PS Div 20, ये मैं आपको कह रहा था कि ये PS Div 20 टॉप डिविडेंड देने वाली कंपनीज़ हैं। आगे आ जाएँ, वॉचिंग लिस्ट है, ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई हुई है, जिन शेयर्स में मैं काम करता हूँ या जिन शेयर्स को मैं देखना चाहता हूँ। तो ये आप इस तरह से अपनी बना सकते हैं, मैं आपको ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। शुरू में बैंक्स आ गए, ये जिन बैंक्स में मैं काम करता हूँ इस्लामिक में वो आ गए। फिर नीचे फार्मा सेक्टर है, सिटी फार्मेसी, हेलियन, ये कंपनी वो है जो पैनाडोल बनाती है। फिर AGP फार्मा आ गया, बायोसाइंस आ गई, एबर्ट आ गया, सिरिल आ गया। अच्छा, ये देखें आप, छोटी सी मस्जिद है आगे, ये अगर आप देखेंगे ना इसके आगे ये छोटी सी मस्जिद ये वाली नज़र आ रही है आपको, अगर ये वाली देखें इसका मतलब है शरिया कंप्लाइंट है। ये BML भी शरिया कंप्लाइंट है, ये इसके सामने किसी वजह से नज़र नहीं आ रही। ये जो भी शरिया कंप्लाइंट होगा 99% ये आपको यहीं शो करवा देगा। ठीक है,
तो ये तरीका है देखने का कि ये शेयर शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है। वो शरिया कंप्लाइंट क्या होता है, नॉन शरिया क्या होता है, ये आगे जाके हमारा टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, ये देखें आगे एफएफसी आ गया। अच्छा, ये अब यहाँ तक फार्मा ख़त्म हो गया, ग्लेक्सो तक। आगे मैंने अब ये डाल दिया है आपका फर्टिलाइज़र, एफएफसी, एफर्ट, फातिमा। ठीक है, ये 3 में मैं काम करता हूँ। इसके बाद आगे मैंने सीमेंट सेक्टर शुरू कर दिया, डीजी खान सीमेंट, लक्की सीमेंट। ठीक है, सीमेंट सेक्टर को मैंने कवर कर लिया। फिर नीचे फूड सेक्टर पे मैं आ गया, फूड सेक्टर से इसी तरह भी ऑटो सेक्टर आ गया सारा, इंडस, गंदारा, साजगार। नीचे ऑयल सेक्टर आ गया, पीएसओपी। ये मैंने अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं इसको एक नज़र मार लेता हूँ और मुझे समझ आ जाती है किस शेयर की कितनी वैल्यू और मुझे जाना है कि नहीं। आगे मेरा पोर्टफोलियो है, आप पोर्टफोलियो में जाके ऐड करेंगे, ऐड का ऑप्शन आ रहा है। आपने जो जो चीज़ ख़रीदनी है ना, मैं ऐसे करता हूँ ब्रोकरेज ऐप से जो चीज़ भी ख़रीदता हूँ वो मैं अपने पोर्टफोलियो में यहाँ मैनुअली भी ऐड कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखिए ना, यहाँ से जाके अगर मैं मैनुअली न्यू ट्रेड पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ अमेज़न बैंक ख़रीदा है, तो आपने यहाँ पर इसको डाल देना है ताकि आपका मैनुअल रिकॉर्ड भी रहे, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज़ की इतनी अच्छी को मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। तो अब ये बाई प्राइस मेरी थी, लेट्स सपोज मैंने ये 510 पे ख़रीदा है, कितने शेयर्स ख़रीदे हैं, 1000। नीचे जो आपने कमीशन स्लैब भी डालना है, ये परसेंटेज होती है नॉर्मली। अगर पेनी स्टॉक है तो उसका कुछ पर शेयर्स कुछ होता है 0.03। और लेकिन नॉर्मल मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, जो मुनीर खनानी ब्रोकरेज का है वो है 0.15%। तो यहाँ पर मैं 0.15% भी डाल दूंगा, तो ये रियल प्रॉफिट लॉस मेरे सामने आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूँगा उसमें से 15% मैं सीडीजीटी निकाल दूंगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो मेरा सीधा सीधा क्या मुझे इसमें बचत आ रही है क्या नहीं आ रही वो मेरे सामने आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टिफाई ऐप का एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये ऐप आपकी एक तो मदद करेगी, इसमें आप अपना सारा बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस, सारा खुद मैंने पोर्टफोलियो कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं आप। दूसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है ना वो ये है कि आप कोई भी है ना शेयर, लाइक मेरे सामने ये हपको आ रहा है, तो मैं हपको को क्लिक करूँगा तो ये हपको खुल जाएगा मेरे सामने। ठीक है, ऊपर ये देखें फंडामेंटल्स इसके मैं यहाँ से देख सकता हूँ, एनुअल प्राइस, लास्ट प्राइस इसकी क्या थी। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है इसकी, नीचे प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, इनके पे आउट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह टेक्निकल्स जो हैं वो मैं इनके देख सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से ये टेक्निकल्स, मतलब मैं इसको इतना फॉलो नहीं करता, बट स्टिल थोड़े सा रेजिस्टेंस का आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे ये रेजिस्टेंस देता है, कहाँ पे ये सपोर्ट देता है। ये मैंने आगे सारा एक्सप्लेन करना है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, इस पर आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है। ये आपकी अनाउंसमेंट्स आ गई, जितनी भी आपकी अनाउंसमेंट्स होती हैं। देखें, ये क्रेडिट कैश डिविडेंड की बात हो रही है। नीचे मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी कंपनी के अंदर कुछ चेंजिंग हो रही है, कुछ नया कुछ आ रहा है, वो कहीं प्लांट लगाने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिज़नेस रिलेटेड है वो यहाँ पर डिस्क्लोज़ करनी होती है। तो वो यहाँ पर सारी, यानी हर इन्फॉर्मेशन आपको इधर ही अनाउंसमेंट्स में मिल जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट आ जाती है, क्वार्टरली रिपोर्ट आ जाएगी, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप आगे जाएंगे तो ये प्रोफाइल आ जाएगी कंपनी की पूरी, इसमें कंपनी बैकग्राउंड है, इक्विटी प्रोफाइल है, सारा कुछ, ये कंपनी क्या करती है सारा आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। ये इसके कंपैटिटर्स आ गए, तो यहाँ पर आप इवन हर शेयर को डिटेल में चेक भी कर सकते हैं, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, आगे मैंने एक और ऐप को एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ जो मैंने कहा है कि SCS ट्रेड प्रो। ये भी मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। इसमें आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकरेज की ऐप है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो भी आपको, एक तो यहाँ पर आप अपना वॉच लिस्ट पूरी बना सकते हैं। देखिए, ब्लू चिप्स की मैंने अलग बनाई हुई है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कौन कौन सी उसकी अलग बनाई हुई है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको जो भी उस दिन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो आपके उसमें आ जाता है। AI एनालिसिस भी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसका एनालिसिस, ये देखें, आप किसी के अंदर भी आप जाएंगे तो ये उसको उसको बेसिकली एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। इसी तरह इसमें आपको जितने भी स्टॉक्स हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं ऑल स्टॉक्स में ये KE में जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कितना अच्छे तरीके से ना उसकी पूरी कैंडल्स भी नज़र आ रही हैं, परफॉर्मेंस आपको पूरी नज़र आ रही है। ये वो वेबसाइट वाला ही सारा इसके अंदर भी है, मतलब ऑप्शन वेबसाइट पे मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ एंड पे जाके ना। लेकिन ऐप पे अगर आप यही ऐप कर लेंगे ना, इसका नाम है यही वेबसाइट है इनकी, SCS ट्रेड प्रो। ठीक है, और इसके अंदर यही वेबसाइट पे भी सारा डाटा, ये आगे जाके हम एक्सप्लेन मैं करूँगा कि EPS क्या होता है, ये सारा कुछ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी अर्निंग ग्रोथ चेक कर सकते हैं, हर की क्वार्टरली ग्रोथ चेक कर सकते हैं, हर कंपनी की डिविडेंड किसने कितना दिया। ठीक है, हर चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी।
बाकी उस कंपनी के टेक्निकल्स, प्रोफाइल उस कंपनी की, जिस तरह मैं इन्वेस्टिफाई में मैंने आपको दिखाया, इसी तरह ये बैलेंस शीट्स आ गई इसकी, ये अनाउंसमेंट्स होती हैं बेसिकली। ये आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, ये बड़ा इसका अच्छा पॉइंट है। इसकी नोटिफिकेशन आपने ऑन करके रखनी है, जैसे ही किसी कंपनी में न्यूज़ आती है ये आपको दिखा देगा। आप नहीं जाके यहाँ से इसका नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं इस तरह से, ये नोटिफिकेशन आ गया आपके पास, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ सारी जो है वो आपको इस ऐप से, SCS ट्रेड प्रो से, ये देखिए पूरा ये क्या कह रहा है यहाँ पर मेरे पास आ गया नोटिफिकेशन, उसमें कोई नई चीज़ आ रही है तो ये दोनों ऐप्स आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं उसकी डिटेल्स जानने के लिए, इवन रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, हर चीज़ आपको डाटा इजीली यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। विच इंस्टीट्यूट्स आर इन्वॉल्व्ड, मुआवन इदारे कौन से हैं? सबसे पहले तो PSX आ गया आपका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर तमाम शेयर्स जो हैं वो उनका बाज़ार है, शेयर्स का बाइंग सेलिंग सारी आपकी ये डिपार्टमेंट देख रहा है, ये एक्सचेंज देख रही है। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है CDC। अब ये CDC जो है ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये आपके शेयर्स का रिकॉर्ड रखती है। ये जितना भी रिकॉर्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि ये कितने शेयर्स लिए, किस प्राइस पे लिए, ठीक है, उस शेयर से रिलेटेड सारा डाटा इसके पास सेफ होता है, ठीक है। तीसरी है NCCPL, ठीक है, इसको कहते हैं, इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी लॉन्ग फॉर्म है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है, ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका अब नाम में क्लियरेंस है, इसका मकसद ही ये है कि जो बंदा शेयर ख़रीदे और जो बेचे, उनकी जो बैंक्स की ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी जो शेयर की ट्रांजैक्शंस हैं, उसको मेक श्योर करना कि वो सेफ़ और अच्छे तरीके से हो रही है। ये NCCPL का काम है। रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है CDC, PSX पूरा एक बाज़ार है, और NCCPL क्लियरेंस को देख रहा है कि बैंकों ने पैसे दिए और जो शेयर है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, अब ये देखें PSX, ये मैंने यहीं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि एक्ट एज अ प्राइमरी वेन्यू फॉर बाइंग एंड सेलिंग। फंक्शन क्या है? लिस्ट कंपनीज़ को लिस्ट करना, फैसिलिटेट करना ट्रेडिंग को, और एक इन्वायरमेंट जो होता है वो पूरा डेवलप करना, ये इसका काम है। आगे आ जाएं, आप सेंट्रल CDC की बात कर लें तो इसका रोल क्या है? CDC इज इसेंशियली द कस्टोडियन ऑफ द मार्केट। इट्स प्राइमरी रोल इज़ टू एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। पहले क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले फिजिकल सर्टिफिकेट्स आपको मिलते थे कि इतने शेयर्स आपके पास हैं, और विद टाइम फिर ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बना दी गई जिसमें अब वो इलेक्ट्रॉनिक आपके सर्टिफिकेट्स पड़े होते हैं। इसका फंक्शन वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फ़िज़िकल शेयर सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है, उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग इनके पास होती है। अच्छा जी, इन्वेस्टर के अकाउंट, इसमें मैंने बताया डायरेक्ट CDC अकाउंट भी आपका बन जाता है, आप इन्वेस्टर्स डायरेक्ट अकाउंट भी खोल के अपने उसमें रखवा सकते हैं शेयर्स, ठीक है। तो शेयर का सारा डाटा इनके पास होता है। नेशनल क्लियरेंस कंपनी जो है वो आपका मेक श्योर करती है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं अगर आपने शेयर सेल किए हैं, और अगर आपने बाय किए हैं तो आपके बैंक अकाउंट से, उसके बैंक अकाउंट में हो सकता है आपका MCB हो, उनका अलाइड हो, तो आपके MCB से उनके अलाइड में बैंक जो ट्रांजैक्शन है वो, अब जाहिर है आपने जब शेयर ले लिए तो आपके बैंक से पैसे चले गए NCCPL के पास, वहाँ से फिर वो, ये आगे मैंने चार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी दो कंपनीज़ हैं, देखें सबसे पहले ऊपर आ गया सेंट्रल CDC आ गया, दरम्यान में PSX आ गया, नीचे NCCPL आ गया, ठीक है। अब आपका एक आरिफ हबीब ब्रोकर है, एक ब्रोकरेज हाउस BMA कैपिटल है। अब ये जो फैसल है इसका अकाउंट आरिफ हबीब में है, अब वकास भाई जो है इनका अकाउंट है PMA में। इन्होंने अपने शेयर सुजुकी के, अब वैसे सुजुकी अब लिस्ट नहीं है बाय द वे, अब ये सुजुकी चला गया, मैं टोयोटा कर लेता हूँ कि इसने ये टोयोटा के 100 शेयर्स 300 रुपये के हिसाब से बेच दिए फैसल को। तो अब क्या होगा, आरिफ हबीब जो है वो ये इतने जो शेयर्स हैं ना वो बेसिकली CDC से लेके इसके अकाउंट से उस अकाउंट में पहुंचाएगा। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है ये आपको चार्ट, लेकिन फिर भी समझ आ जाएगी। अब इसका अलाइड बैंक है, उसका अस्करी बैंक है, तो इनसे पेमेंट, अलाइड बैंक से पेमेंट लेके उसके बैंक में देना और वहाँ से शेयर्स लेके उसके अकाउंट में देना, ये सारा इन तीनों इदारों का काम है, ठीक है जी। तो ये कवर हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं मार्केट टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। आपकी जो मार्केट की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये टर्म्स आप सुनेंगे,
बहुत ज़्यादा। तो आपको समझ नहीं अगर आ रही तो आज समझ आ जाएगी। सबसे पहले अपर कैप, आपने सुना होगा कि आज एफएफसी को अपर कैप लग गया, आज मिज़ान बैंक को अपर कैप लग गया। अपर कैप का मतलब ये होता है 10% पे लॉक लगना। ये एक रूल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। कोई भी शेयर एक दिन में 10% या ₹1 ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो पेनी शेयर्स है ना, लाइक अब शेयर अगर ₹6 का है तो उसे 10% की बजाय ₹1 का लगेगा, यानी वो मैक्सिमम ₹7 पे जा सकता है। अब वो ₹7 हो सकता है उसका 20% बनता हो या 15%, जितना भी बनता है। ठीक है, या वो ₹1 ऊपर जाएगा मैक्सिमम, या 10%। अगर शेयर ₹10 से ऊपर है तो जाहिर है वो उसका 10% ही ऊपर जाएगा। तो इसी तरह उसका रूल दूसरा ये है कि या वो ऊपर 10% जा सकता है या नीचे जा सकता है। इसी ब्रैकेट में वो शेयर घूमेगा, ना वो इससे ज़्यादा ऊपर जा सकता है ना इससे ज़्यादा नीचे जा सकता है एक ही दिन में। ये पाकिस्तान का रूल है बाय द वे, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा रूल नहीं है, और वहाँ पर इसी लोगों के पूरे पूरे अकाउंट्स वाइप आउट हो जाते हैं। तो अपर कैप का मतलब अपर लॉक, ये दो दो वर्ड्स हैं, अपर कैप या अपर लॉक। इसको यहाँ मैं पहले बाद में एडिट करते हैं। अपर कैप या अपर लॉक का जब भी लफ्ज़ आएगा इट मीन्स के 10% का लॉक लग गया अपर वाला ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव लगा है। और लोअर कैप या लोअर लॉक का जब भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि 10% नीचे वाला लॉक लगा है। आगे है जी रेजिस्टेंस, प्राइस लेवल वेयर स्टॉप गोइंग अप, इन्वेस्टर स्टार्ट सेलिंग। रेजिस्टेंस होता है, आपने सुना होगा मार्केट में रेजिस्टेंस है, या इस शेयर में ये रेजिस्टेंस है 150 इज रेजिस्टेंस। 150 का रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये शेयर जब भी ₹150 पे आता है ना तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है। या नहीं, मैंने ये सोचा हुआ है कि ये शेयर ₹150 से ऊपर का नहीं है, या जब भी 150 पे आएगा ना तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, मैंने निकल जाना है। तो वो जो पॉइंट होगा ना जहाँ से शेयर वापस आता है हमेशा, मतलब उसकी अभी 140 प्राइस चल रही है और मैं उसका रेगुलर ट्रेंड देख रहा हूँ, जब 150 पे जाता है तो दोबारा से सेलिंग आती है, नीचे आ जाता है, तो इट मीन्स के दैट इज़ रेजिस्टेंस। इसी तरह दूसरा जो वर्ड है ना वो इससे आगे यूज़ हुआ स्पोर्ट। एक मैक्सिमम जो बार बार एक जो एक शेयर है वो ऊपर तो जा रहा है 140 पे या 150 पे, नीचे वो 100 मैक्सिमम जो नीचे गिरता है ना वो 120 या 110 तक जाता है। 110 तक अगर वो जाता है तो 110 उसका सपोर्ट लेवल है, यानी जब भी 110 पे जाता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये तो बड़ी फेयर प्राइस है यार, इससे नीचे तो ये इसका वैसी वैल्यू नहीं बनती, तो लोग इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर उसको सपोर्ट मिलती है, नाम से ही जाहिर हो रहा है ना। तो जहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगी दैट इज सपोर्ट लेवल। अगर वो 110 पे मिल रही है 110 सपोर्ट लेवल है, मिसाल दे रहा हूँ। और रेजिस्टेंस जहाँ पर जाके उसको किसी भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो पॉइंट उसका रेजिस्टेंस है। आ गया ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट। अच्छा, ये ब्रेकआउट में होता है कि एक शेयर जब यकदम से ऊपर जाता है ना तो अपनी वो रेजिस्टेंस का जो मैंने लेवल बताया था आपको, मसलन वो हमेशा जाता था 160 पे या 140 पे और वहाँ से वापस आ जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसने 140 क्रॉस करके 150, 60, 170, 180 पे चला गया। तो ये जो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है ना, कि उसने अपनी रेजिस्टेंस, एक पॉइंट था, ये पॉइंट है 140 का, ये रेजिस्टेंस थी, जब भी वो यहाँ जाता था वो यहाँ से नीचे आ जाता था। तो इस रेजिस्टेंस को जब ये तोड़ के ऊपर जाएगा ना, इसको जब ये तोड़ेगा तो इट मीन्स के अब वो ब्रेकआउट कर गया। ठीक है। अकोमोलेशन क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली बाइंग शेयर्स बिफोर प्राइस इंक्रीज। अब जो एक शेयर है वो ना साइडवेज, एक और इसमें शामिल कर लें, साइडवेज। साइडवेज ये होता है मार्केट साइडवेज हो जाए या शेयर, वो एक खास लिमिट में घूमता रहता है, यानी वो 60 से 65 पे ही घूम ही जाएगा, कभी 62 का हो जाएगा, कभी 60 का, कभी 64 का, कभी 65 का। तो इट मीन्स कि वो साइडवेज हो गया है, ना वो को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पे जा रहा है, ना वो सपोर्ट पे जा रहा है, ना वो को ब्रेकआउट दे रहा है, बल्कि वो वहीं घूमी जा रहा है एक मखसूस कुछ छोटी सी प्राइस रेंज के अंदर। दैट मीन्स कि वो साइडवेज हो गई है मार्केट। या मार्केट भी समटाइम्स ऐसे हो जाती है कि मार्केट ना रोज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही, रोज़ डिक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि वहीं घूमी जा रही है, 1000 ऊपर चली गई, 1000 नीचे आ गई। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स ना थोड़ा थोड़ा करके ना शेयर उठाते रहते हैं, जब वो थोड़ा सा नीचे आया फिर उठा लिया, नीचे आया फिर उठा लिया, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन, जमा करना। तो ये जब भी कोई शेयर होती साइडवेज होता है ना तो हम ये सोच रहे थे हो सकता है इसमें एक्यूमुलेशन हो रही हो और ये जल्द ब्रेकआउट दे या निकले ऊपर। रेली, रेली का मतलब होता है प्राइस गोइंग अप रैपिडली, एवरीवन इज एक्साइटिंग एंड बाइंग। फॉर एग्जांपल, खबर आ गई जीको की कि जी जीको लॉन्च हो रही है, ठीक है,
और मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा आ गया। तो जो इसके शेयर्स थे NPL NCPL, उनमें जनाब रैली आ गई कि वो 30 रुपये का शेयर था, वो उसको अपर लॉक लगा 40 पे चला गया, फिर अपर लॉक लगा 45 पे चला गया, अपर लॉक अगले दिन फिर ऊपर गया 50 पे। तो अब डेली इंक्रीज हो रहा है और ह्यूज उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसमें रैली आ गई है और वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो रैली, जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे ना, मार्केट में रैली आ गई है, इस शेयर में रैली आ गई है, इट मीन्स कि बड़ी वो रैपिडली, इसी तरह मार्केट में भी रैली आती है, यकदम से मार्केट 2-2 हफ्ते जो है ऊपर जाना शुरू हो जाती है किसी गुड न्यूज़ की वजह से। वो आगे इफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे। फिर है बुल मार्केट। बुल मार्केट होता है जिस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करती है, जिस तरह ये अभी चल रहा है 2023 से लेके ऑनवर्ड्स, 23, 24, 25 और अभी 26, ये बुल मार्केट या बुल फ्रेमवर्क इसको कहते हैं हम, ये ऑन हो चुका है इस वक्त। इसमें यह है कि मार्केट, अगर स्टैंडर्ड मार्केट का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें ना, तो वो 18 से 20% है जो वो प्रॉफिट देती है। बट इस साल उसने एक्सेप्शनल प्रॉफिट दिया। पिछले साल उसका 70% था, उससे पिछले साल 80% था, ठीक है, तो उससे पिछले साल 50-60% था, तो अब 20 से 3x 4x ज़्यादा दे रही है। तो ये हमेशा तो मार्केट ऐसे नहीं देगी ना, तो ये बुल फ्रेमवर्क ऑन है मार्केट में, इसको बुल मार्केट कहते हैं। ये बुल निकला बेसिकली, वो आपने देखा होगा जो बुल फाइटिंग होती है उसमें आपने देखा होगा कि ये ऐसे ऊपर को वो ना यानी जो बुल्स होते हैं ना, वो ऊपर को इस तरह लड़ते हैं, तो ये मार्केट ऊपर को जाती है, तो उससे उसको उन्होंने तशबीह दी हुई है। नीचे है बेयर मार्केट। बेयर जो होता है ना, ये रीच, ये नीचे मुंह करके लड़ता है। तो जब मार्केट नीचे को गिर रही होती है, या बेयर जो मार्केट होती है ना, इसमें मार्केट ज़्यादातर डाउन जा रही होती है। अब 2022 की मार्केट देख लें, 21 की देख लें, 20 की देख लें, कभी वो किसी में उसने 10% दिया, किसी में 5% दिया, किसी में बहुत मुश्किल से वो बराबरों में गई। तो ये जो होता है फ्रेमवर्क, इसको बेयर फ्रेमवर्क करते हैं। इसमें थोड़ा काम करना मुश्किल होता है, लोग डिमोटिवेटेड होते हैं, इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे होते, तो इसमें फिर वो कमोडिटीज़ या बाकी कोई और चीज़ अगर बेहतर चल रही है उस वक्त, उसमें चले जाते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग चलती रहती है, इस तरह काम चलते रहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उसमें लोग बैठे रहते हैं, डिविडेंड्स वगैरह खा लेते हैं। आगे है डिप। अब मार्केट में जब डिप आता है, ये टेम्पररी प्राइस डाउन होता है। लाइक मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी डिप आए तो बाइंग करें। अच्छा, डिप में होता ये है कि आपकी, अब फॉर एग्जांपल FFC का डिप आया पिछले दिनों, FFC चला गया था ऑलमोस्ट कोई ₹750 पे, ठीक है, 675 तक चला गया था। तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी थी, और था कि ये बहुत अच्छा देगा, डिविडेंड बहुत अच्छा देगा, लेकिन FFC ने डिविडेंड नहीं दिया, वो दागे मफावमत दे गया। तो उसकी वजह से एक बड़ा डिप आया। रोज़ उसको जो है वो आप कह लें कि 9-10%, जो कि ₹750 का बहुत ज़्यादा बनता है, वो नीचे गिरा, ₹100 तक नीचे गिरा, 570-80 पे फिर उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिली, और वहाँ से वो फिर वापस आना स्टार्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इसको डिप कहते हैं, जब तेज़ी से कोई शेयर किसी भी न्यूज़ की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से, बैड रिजल्ट की वजह से, या किसी भी वजह से वो जब गिर रहा होता है, या पूरी मार्केट गिर जाए, या वो शेयर गिर जाए, तो उसको डिप कहते हैं। और डिप हमेशा, अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो बाइंग उसमें बनती है लाजमी, वो नहीं मिस करना। वॉलेटिलिटी, कितना शेयर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, नाम से पता लग रहा है। एक शेयर बहुत वॉलेटाइल है तो वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। ऐसे शेयर को आगे हम बीटा, एक इसके लिए टर्मिनोलॉजी है, हम बीटा वैल्यू से उसको एक्सेस करते हैं। अगर तो वो 1 पे है, बीटा की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बस मार्केट के हिसाब से ऊपर जाता है, मार्केट के हिसाब से नीचे आता है। अगर वो 1.5 है तो इट मीन्स कि वो बहुत, मार्केट अगर 1% ऊपर जाएगी तो वो 1.5% ऊपर जाएगा, यानी वो मार्केट से कोई 50% तक ज़्यादा जंप लगाएगा। इसी तरह जब नीचे गिरेगी तो 50% ज़्यादा नीचे जंप लगाएगा उतना। इसी तरह एक जो शेयर है वो अगर है 0.75 पे उसका बीटा वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि वो शेयर मार्केट के हिसाब से बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मार्केट 25% तक ऊपर गई है ना, तो वो हल्का सा ऊपर जाएगा। तो बीटा वैल्यू अगर कम होगी तो वो थोड़ा स्लो शेयर है, बहुत वॉलेटाइल नहीं है। लेकिन अगर 1 पे है तो इट मीन्स कि वो मार्केट के हिसाब से मूव होगा, और अगर उससे ऊपर है तो वॉलेटिलिटी को हम चेक करने के लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किन वेबसाइट से आपने जाके देखना है कि बीटा वैल्यू क्या है। ये आपने कैलकुलेट नहीं करनी, जस्ट आपने देख लेनी, आपको समझ आ जाएगी कि शेयर कितना ये टपता, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, ये कितना का टपेगा, वॉलेटाइल कितना है। पंप एंड डंप, पंप एंड डंप का आपको पता होगा, ये बेसिकली होते हैं सट्टेबाज।
ये छोटे शेयरों में नॉर्मली होता है। अब जो शेयर पेनी शेयर है 5-10 रुपए का, उसको हिलाना मुश्किल नहीं होता। या जो शेयर आपका 50 रुपीज़ से कम कम होता है ना, उसमें उसको हिलाना और उसका फ्री फ्लोट भी कम है, यानी उसका वेटेज कम है। तो अब वो उसका फ्री फ्लोट है 20-30%, ठीक है, थोड़े से शेयर्स हैं, थोड़ी सी प्राइस है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके पास कोई पड़े हुए हैं 20-25 करोड़ 30 करोड़, वो उसमें एंट्री मारेंगे तो वो पंप हो जाएगा, शेयर ऊपर जाएगा। कई शेयर्स हैं इसमें, मैं मिसाल देता हूँ, प्रेमा है, कोयल है, कोहिनूर टेक्सटाइल, पेस है। पेस में बहुत पहले इस तरह हो जाती वॉलेटिलिटी, पंप एंड डंपिंग होती थी। फिर एक टाटा है, टाटा मिल्स। तो ये सारे शेयर्स में क्या होता है कि यकदम से लोग बड़े जो सट्टेबाज हैं, सट्टा बेसिकली इसी को कहते हैं ना, कि आपने पैसा डाला और उस शेयर को आर्टिफिशियली ऊपर ले गए, यानी वो अपनी ग्रोथ की वजह से ऊपर नहीं गया। ये पॉइंट पीछे हम मिस कर गए, इसको यहाँ से नोट कर लें कि अगर एक स्टॉक ऊपर नीचे जाने की जो वजूहत हमने देखी थी ना, उसमें एक वजूहत ये भी हो सकती है, जो छोटे शेयर्स की बात कर रहा हूँ इसलिए कहते हैं बड़ी कंपनीज, बड़े ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं ना, बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका वेटेज ज़्यादा हो, जिनका बिजनेस बड़ा हो, जिनको हिलाना आसान ना हो। अब एफएफसी को हिला के दिखाया आम बंदा नहीं हिला सकता, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मार्केट का 10% है। सो पंपिंग डंपिंग हमेशा छोटे शेयरों में होगी, पैनी शेयर्स में होगी, और वो जिनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं है। वैसे तो प्रेमा का अच्छा बिजनेस है, लेकिन बस उसकी माड़ी किस्मत के उसमें लोग एंट्री मारते हैं, और वो 40 रुपये 42 रुपये पे होता है, तो वो 60-70 पे जाता है, वहाँ से फिर उसमें सेलिंग आती है। यानी जिन्होंने उसको ऊपर लेके गए थे ना, 20-30 करोड़ 40 करोड़ लगा के ऊपर ले गए, अब उनका वो 50 करोड़ बन गया, 60 करोड़ वो उसमें से निकल जाएंगे, तो बेचारा जो न्यू कमर है, जो नया बंदा है, वो फंस जाएगा। ये एंड पे बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ को अवॉइड करना है। अच्छा जी, और टर्मिनोलॉजीज बस ख़त्म हो गई। ये टर्मिनोलॉजी थी, कोई और जेन में आएगी तो बताइएगा, वो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट एस आई पीज़ के लिए क्यों बेस्ट है? सैलरीड इनकम पीपल के लिए और जॉबियंस के लिए। जो जॉबियंस होते हैं उनके लिए भी स्टॉक मार्केट, देखिए बिजनेस मैन के लिए तो बेस्ट है ही सही, लेकिन जॉबियन के लिए भी बहुत बेस्ट है। और उसकी रीज़न क्या है? देखें, इसमें आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी डाल सकते हैं। आपने कोई प्लॉट लेना है तो वो प्लॉट किस्तों पे वैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा प्लॉट आपको किस्तों में नहीं मिलता। ये कोई बहुत बड़ी सोसाइटी किस्तों पे इतनी जल्दी नहीं देती आपको, और किस्तों वाले अक्सर प्लॉट फंस भी जाते हैं, आगे बिकते नहीं हैं। इसमें आप जितनी अमाउंट है, एक शेयर आपने मिज़ान बैंक है ना, आप चाहे 500 रुपये का ख़रीद लें, 1000 रुपये का ख़रीद लें, 2000 रुपये का ख़रीद लें, ठीक है, जितने पैसे हैं डालते जाएं थोड़ा थोड़ा करके। SIP कैलकुलेटर होता है ये, असल में यहाँ पर सैलरीड इनकम पीपल लिखा है, असल में SIP जो होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को भी कहते हैं। जो असल SIP है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि SIP कैलकुलेशन क्या होती है, ऐसे SIP कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। कि आपने अपना 10 साल का प्लान बनाया कि 10 साल तक मुझे मेरी तनख्वाह अगर मेरी 1 लाख है तो मैं 10 या 15 हज़ार रुपये हर महीने डालूंगा, और वो कंपाउंड करेंगे विद टाइम। 10 साल बाद वो मेरी एक वेल्थ क्रिएशन, मेरी कमेटी निकलेगी, जो कि अच्छी बिजनेस कमेटी है। वो वही प्राइस नहीं मुझे मिलेगी, कमेटी में तो वही पैसे मिलते हैं ना जो आपने दिए होते हैं। इसमें आपको इंशाल्लाह उससे कोई 10-20% ज़्यादा ही मिलेंगे, और हो सकता है डबल एक्स भी, छक्के भी लग जाए। तो SIP कैलकुलेशन पूरी दुनिया में होती है, ये हम आगे जाके इस पर पूरी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ग्रो टू लार्ज ओवर टाइम। वही मैंने बताया कि डिविडेंड भी आ गए आपको, आपके पैसे जो हैं वो भी कंपाउंड हो रही हैं, प्लस आप डिविडेंड भी इंजॉय कर रहे हैं, आपके बैंक में आ रहे हैं जो, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं स्पेकुलेशन और रियल इन्वेस्टिंग। मैंने पीछे सट्टेबाजी का आपको बताया है कि सट्टेबाजी में होता यह है कि बैटिंग होती है, यानी क्विकली लोग इसमें एंटर हुए, मूवमेंट हुई, गैम्बलिंग हुई। इसमें अब इस तरह के शेयरों में काम करने का नुकसान ये होता है कि पैसे लूज़ भी करते हैं। मेरे कई शेयर, कुछ शेयर मैंने वैसे ही उठाए थे, स्टार्टिंग के मेरे पड़े हुए हैं, और वो ऐसे फंसे हैं, 6-6 माह 1-1 साल हो गया, वो शेयर एवं ही बस फंसा लिए। तो इसमें पैसा फंसेगा भी, हाई रिस्क भी होगा, और वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो आपके पास समटाइम चांस भी नहीं होता निकलने का। इसलिए अगर इनमें आपने काम करना भी है ना, आप सट्टेबाज नहीं है, लेकिन इस तरह के शेयर्स जो अब प्रेमा का स्टॉक लेना तो हराम नहीं है ना, वो तो आप ले सकते हैं। तो अगर इस तरह के शेयर्स में आप काम भी करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस नीचे लगा लें। लाइक आपने अगर वो लिया 70 रुपये का लिया ना, या 40 रुपये का लिया है, तो 38 पे 36 पे 2% का एक होता है नॉर्मली, कि 2% नीचे ना उसके स्टॉप लॉस लगा दें। और ये स्टॉप लॉस डेली लगाना पड़ता है आपको इसमें। तो आप जैसे ही वो उस पर पहुँचे, ताकि खुद ही सेल हो जाए, थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त कर लें, बजाय इसके कि वो लॉन्ग टर्म आपके गले में का वो फिर ना हार बन जाए। रियल इन्वेस्टिंग क्या होती है? रियल इन्वेस्टर जिसको हम प्रमोट करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है,
इसकी ग्रोथ अच्छी है, आगे जाके ये इतना ग्रो कर सकती है, इनकी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, ये डिविडेंड भी देंगी और वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएंगी, सेफ हैं, चुप करके आप उसमें पैसे डाल देते हैं। ये है रियल इन्वेस्टिंग और ये ही करनी चाहिए। ये जो स्पेकुलेशन वाले स्टॉक्स हैं इनमें काम, या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, वो थोड़ा बहुत कोई 10-20% के लिए आप एमी कुछ चस्के के लिए कर लें। लॉन्ग टर्म में आपने रियल इन्वेस्टिंग में ही जाना है, फंडामेंटल्स को स्टडी करके। अच्छा जी, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है। ये मैंने पीछे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी ये जो आप सुनते हैं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक शरह सूद को हर साल जो है ना वो फिक्स करता है। अगर आपके मुल्क के अंदर महंगाई ज़्यादा है तो शरह सूद उसके हिसाब से बढ़ा दी जाती है, और शरह सूद इसलिए बढ़ा दी जाती है ताकि लोग बाइंग कम करें। जब वो बाइंग कम करेंगे तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर किया कि नॉर्मली होता है ना कि यार ये शरह सूद क्यों बढ़ा देते हैं, मतलब शरह सूद तो ये होता है कि लोन आपने लिया है तो उस पर 10% आपने देना है, तो गवर्नमेंट उसको 20% क्यों कर देती है? वो 20% इसलिए कर देती है ताकि आपकी बाइंग पावर कम हो जाए। आपने अगर किसी चीज़ पे अगर उसकी शरह सूद ऊपर कर दी है तो जाहिर है वो फिर लोग उसकी बाइंग कम करेंगे, बिज़नेस कम होगा, तो बिज़नेस थोड़ा सा कम होगा तो आपकी प्राइसेस थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती हैं फॉर द टाइम पीरियड। तो इसलिए हमेशा कम इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे होते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट आप देखेंगे, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होता है और आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, जितना वो अभी आप देखें आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 20-22% पे था आपका इंटरेस्ट रेट, और स्टॉक मार्केट तब बिल्कुल बंद थी क्योंकि लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे थे ज़्यादा, ठीक है, और या बैंकों में रख के लोग पैसे खा लेते हैं। लोग कहते हैं 22% तो वैसे ही आ रहा है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि स्टॉक मार्केट में काम करें। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ अब आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, और उससे फिर मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है, उससे फिर ये कि कारोबार ज़्यादा चलते हैं, और फिर आपको शरह सूद कम देना है तो लोग ज़्यादा फिर बैंकों से लोन लेते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे नॉर्मली मार्केट ऊपर जाती है। इसीलिए जब भी शरह सूद कम होता है मार्केट को अच्छा बूस्ट मिलता है। इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होगी, जैसा मैंने पहले बताया, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, स्टॉक मार्केट जो है वो इसलिए इफ़ेक्ट होगी। इसकी रीज़न है रिड्यूस परचेजिंग पावर। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था सेल डिमांड का जो रूल मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ना, कि दुनिया में डिमांड कम होगी आपकी तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अब परचेजिंग पावर कम होगी, कंपनीज कम कमाएंगी तो आपको भी कम देंगी, तो स्टॉक मार्केट का वो लुक्रेटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी, कंपनीज ज़्यादा माल बनाएंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगी, तो आपकी एक्सपोर्ट जब बेटर होती हैं तो स्टॉक मार्केट भी बेटर होती है। इसलिए ट्रेड डेफिसिट जो होता है ना वो इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं। जब ट्रेड डेफिसिट होता है कि आप इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आपका इन्वेस्टर है वो फिर स्टॉक्स में से निकलता भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब भी पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, चाहे वो इंटरनेशनली हो और उसका लिंक ना भी हो। फॉर एग्जांपल एक तो था ना डायरेक्ट लिंक, जब इंडो पाकिस्तान की जंग हुई, ठीक है, तब फियर होता है। तो ये मैंने आखिर में लिखा भी हुआ, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। जब कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है कि जी आज अभी न्यूज़ आ जाए, अल्लाह ना करे अभी मंडे वाले दिन मार्केट अगर खुलती है, वैसे तो न्यूज़ अगर आ गई आपकी कि जी ट्रंप तो अटैक करने लगा है ईरान पे, अब इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है पाकिस्तानी मार्केट के साथ, थोड़ा बहुत होगा कि हमारा हमसाया मुल्क है, बट कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन मार्केट गिरेगी। इवन जब दुनिया की मार्केट्स गिर रही होती हैं तो भी वो इन्वेस्टर वो फोमो क्रिएट हो जाता है ना, या फोमो नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको ये कहेंगे कि एक वो फियर क्रिएट हो जाता है ना कि यार पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, हालात कैसे होंगे। फिर कमोडिटीज़ ऊपर जाती हैं, जैसे अभी सोना भी ऊपर जा रहा है। हमारी मार्केट तो खैर बुल फ्रेमवर्क में है ना, इसलिए ऊपर जा रही है, पर दुनिया की मार्केट्स गिरी हैं पिछले दिनों में, पिछले 1-2 माह में उन्होंने कम परफॉर्म किया है। असल परफॉर्म गोल्ड ने किया, सिल्वर ने किया, कमोडिटीज़ हैं। लोग फिर सेफ हेवन, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन है ना, आपके पास एसेट, तो उसमें भागने की कोशिश करते हैं। फिर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, जिस तरह इलेक्शंस जब आते हैं तो मार्केट, स्टॉक मार्केट एक बार तो बिल्कुल उसमें ना 2-3 माह के लिए तो अब कह लें कि हिलजुल नहीं होती। इन्वेस्टर डर रहे हैं, वेट करते हैं कि हाँ अब अगली हुकूमत आएगी। उसकी रीज़न ये है कि अगली हुकूमत आएगी, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कि फेयर होता है ना। जब भी फेयर होता है स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स जो है ना वो एक बार मार्केट से निकल जाता है। वो कहता है अभी जो प्रॉफिट बन रहे हैं ये तो बुक करो ना, ये इससे भी हाथ ना धो लें हम। कंपनी के रिजल्ट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और डिविडेंड अच्छा होगा तो वो शेयर ऊपर जा रहा होता है। और उसमें अगर जो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, जिस अभी एफएफसी के साथ हुआ था, तो वाइस वर्सा। नेशनल इंटरनेशनल हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। अब आगे है जी लेवरेज इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज पे मैं काम नहीं करता और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। ये मेरा तो एक ही फंडा है, एक ही कुलिया है, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। लेवरेज होता है फ्यूचर में काम करना। सिंपली जो बिटकॉइन वाले हैं वो समझ गए होंगे, यानी आपने 20% के पैसे दे के 100% माल ले लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप कुछ एक्स्ट्रा बाद में जो है वो पैसे देते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं ब्रोकरेज को, और ये इसको फ्यूचर ट्रेड कहते हैं। डेफिनेशन है, लेवरेज अलाउज एन इन्वेस्टर टू ट्रेड विद मोर कैपिटल देन दे एक्चुअली ओन, टिपिकली इनेबल्स थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम एंड कैश सेटल्ड फ्यूचर्स, ठीक है। इसमें यह होता है कि आप लेवरेज पे माल लेते हैं, आपके पास थे 1 लाख रुपए था, ठीक है, आप उससे 1 लाख के शेयर ले सकते थे, लेकिन आपने फ्यूचर के थ्रू उस 1 लाख से 10 लाख के शेयर ख़रीद लिए, ठीक है। आपने 1 लाख बयाना दिया, बाकी उसको कहा कि जी मैं आपको बेच के फिर दे दूंगा पैसे, उसके अगेंस्ट मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा, या उसको आप कमीशन कह दें, कुछ भी कह दें। तो आपने ऐसे किया, अब उसमें आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने लाख रुपए से 10 लाख का काम कर दिया, ठीक है, लेकिन लाख रुपए से 10 लाख का काम करने के चक्करों में 10 लाख का लॉस भी हो सकता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। हाउ इट वर्क्स, बाय प्लेसिंग अ मार्जिन, अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अ ट्रेडर कैन कंट्रोल अ मच लार्जर पोजीशन। वो एक स्पेसिफिक जो परसेंटेज है ना अपनी, वो बुक कर लेता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जाहिर है वो ब्रोकरेज हाउस को उसके पैसे देगा, इंटरेस्ट देगा। रिस्क रिवॉर्ड, वाइल इट इम्प्लीफाइज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा भी सकता है कि 1 लाख से 10 लाख का काम कर लिया, लेकिन वाइस वर्सा आपके लॉसेस भी उसी तरह हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर की वजह से ना एक होता है रोल ओवर वीक। जो भी मंथ होता है ना उसका जो लास्ट वीक होता है ना, लास्ट जो जुमा होता है, वो रोल ओवर डे होता है, और रोल ओवर वीक लास्ट वीक को कहते हैं। उसमें होता ये है कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए ना फ्यूचर में, तो वो सेटल डाउन भी तो करना है ना आपने। अब 10% पैसे दे के आपने 100% का काम किया है, तो हर महीने के एंड पे आपने या तो आप बेशक प्रॉफिट में है लॉस में, आपने उसको सेटल्ड करना है, यानी अपना आपने क्लियर करके जाने हैं पैसे। अगर एक्स्ट्रा है तो अपना पैसे बुक कर लें, अगर लॉस है तो पैसे दे के जाएं। आपने उसको सेटल्ड करना है हर महीने के महीने, ठीक है, अपनी एक्सचेंज के साथ। तो रूल ओवर वीक इन पाकिस्तान स्टॉक अकर्स ड्यूरिंग द फाइनल वीक ऑफ मंथ, ठीक है, व्हेन ट्रेडर क्लोज एक्सपायरी। अब चूँकि बेसिकली आपने जो फ्यूचर पे चीज़ें उठाई होती हैं उसका एक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक वो जी अभी जनवरी के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है आपका, अब वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल तब होगा जब आप उसको सेटल्ड करेंगे, या आप उसका जो भी जमा तफरीक है ना, मैं तो उसमें काम नहीं करता हूँ, तो वो आपने देनी है, वो आपने करना है। इसीलिए जो रोल ओवर वीक होता है ना वो थोड़ा सा प्रेशर वाला होता है, उसमें थोड़ा सा सेलिंग भी आती है और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग उसमें निकल भी रहे होते हैं, सेटल डाउन हो रही होती हैं चीज़ें। अच्छा जी, अब 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर न्यू कमर पूछेगा कि डे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले आते हैं डे ट्रेडिंग में। आपने एक शेयर है वो आज ख़रीदा, सबसे पहले ये समझ लें कि शेयर आपके नाम पर अभी, तो खैर जब ये वीडियो मेरी जाएगी 9 फरवरी के बाद से ये हो रहा है T+1, आज आपने ट्रेड की प्लस 1 बिजनेस डे उसको लगेगा सेटल्ड होने में। यानी आज मैंने अगर कोई चीज़ बाय की है, कल का दिन बिजनेस डे है, तो वो कल के दिन के अंदर अंदर 1 दिन बाद यानी परसों वो मेरे नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। पहले ये 2 दिन होते थे बिजनेस डेज, मैंने आज ख़रीदा है 2 बिजनेस डेज के बाद जाके। तो अब सिस्टम, इदारे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट अब इसमें हम जा रहे हैं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब जो है 1 दिन में सेटल डाउन हो जाएगा। तो डे ट्रेडिंग में ये होता है कि चीज़ आपके नाम पर रजिस्टर नहीं हुई होती, इसलिए इसको सही भी नहीं समझा जाता, बहुत सारे लोग इसको हराम भी समझते हैं।
हराम नहीं यानी मकरूह समझते हैं कि अभी चीज़ आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन में एक दिन लगता है ना, क्योंकि इदारे काम कर रहे होते हैं, तो चीज़ कंप्यूटर में ही है अभी। डे ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने एक शेयर सुबह ख़रीदा और उस शेयर में जैसा ये न्यूज़ आई वो ऊपर चला गया, शाम में आपने 3:30 से पहले पहले उसको बेच दिया। ठीक है, आपको आपका प्रॉफिट, लेट्स सपोज आपने वो ख़रीदा 1,00,000 रुपए का, वो 1,10,000 पे आपने बेच दिया, प्रॉफिट थोड़ा नज़र आया, आपने कहा चलो 10,000 कमा लें, तो वो 10 रुपये जो है दैट इज़ डे ट्रेडिंग। अब आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया, या आप उसमें लॉस अगर करते हैं वट एवर, तो एक दिन में जो भी आप ट्रेड करेंगे दैट इज़ डे ट्रेडिंग। एक ही दिन में परचेज, एक ही दिन में सेलिंग। स्विंग होती है कि आपने आज ख़रीदा, लेकिन इसलिए नहीं ख़रीदा कि इसको लेकर रखना है, आपने इसलिए ख़रीदा कि एक चीज़, जैसा मैंने पीछे बताया था कि एक चीज़ आपको रेजिस्टेंस पे मिल रही है, यानी आपको पता है कि 810 से नीचे तो उसने नहीं जाना। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एक शेयर है दैट इज़ जो जैक डाला लेके आए हैं, गंदारा, GHNI। अब गंदारा का शेयर मुझे पता है कि जब भी ये 800 पे आएगा ना, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ यार ये लेके रख लिया करो, ये 950, 900 से ऊपर जब जाए बेच दिया करो। ये स्विंग है कि मैंने आज शेयर ख़रीद लिया, अब वो हो सकता है 1 हफ्ते में चला जाए, 2 हफ्ते में चला जाए, ठीक है, जब वो 9, 950 पे जाएगा मैं उसको सेल कर दूंगा। तो इट्स कॉल्ड स्विंग। स्विंग झूले की तरह ना, वो झूला फ़ौरन ऐसे नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे वो स्लोली ऊपर जा रहा होता है। तो ये एक स्विंग आप लेते हैं 1 हफ्ते का, 3 दिन का, 4 दिन का, जिस तरह से भी, डिपेंड्स अपॉन मूड ऑफ दैट शेयर। ठीक है, मैंने उसको रेजिस्टेंस पे उठा लिया और उसको मैंने सपोर्ट पे उठा लिया, रेजिस्टेंस के करीब जाके बेच दूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, मुझे पता है कि यार साजगार जो है ना उसने टैंक लॉन्च कर दिया, वो आगे डाला भी लॉन्च कर रहा है कैनन, तो भाईजान उसकी तो EPS ऊपर जाएगी, यानी अर्निंग पर शेयर। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, टेक्निकल चीज़ें जो है ना। EPS यानी उसका पर शेयर जितना कमाता है ना अभी, ये भी हम मैयर करते हैं। एक शेयर अभी अगर 200 रुपये कमा के दे रहा है ना, जब 2 नई प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो वो 300 रुपये कमा के देगा। तो जब 300 रुपये कमा के देगा, EPS ऊपर जाएगी, तो जाहिर है वो शेयर भी ऊपर जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं इसको 1-2 साल तो होल्ड करूंगा, अगले साल देखेंगे, या 2 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे। इसी तरह कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तो बस जमा करता जाऊंगा, 10 साल बाद देखेंगे, अच्छे कंपनीज़ के अंदर पैसे डाली जाऊंगा। मेज़ान बैंक, FFC, लकी, एंग्रो होल्डिंग, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, इन्होंने कहाँ जाना है? मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास बैंक में कोई 10 करोड़ पड़ा हुआ है, मैंने तो यूज़ जो करने हैं वो मेरे पास डिफरेंट जगह से आ जाते हैं, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है जब। तो ये जो इन्वेस्टिंग है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, और इसमें ग्रोथ बहुत हाई होती है। आपको जब पैसों की ज़रूरत है, वैसी अगर मार्केट्स जो अच्छे शेयर्स हैं परफॉर्म ही करते हैं ना, तो आप उसमें से निकाल भी सकते हैं पैसे। ठीक है, यानी आप कुछ देर के लिए पैसे यूज़ भी कर सकते हैं। यही तो मज़ा है स्टॉक मार्केट का। और इसमें डिविडेंड्स वैसे ही, अच्छा अब आपने पैसे रखे हुए हैं वो तो हो रहा है, और डिविडेंड्स आपके बैंक में आ रहे हैं, अगर वो डिविडेंड स्टॉक्स हैं तो आप इंजॉय कर रहे हैं, यानी वो जो बैंक में पैसा आ रहा है वो भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और प्लस जब मुझे ज़रूरत है मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, और प्लस लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग भी हो रही है। सो असल मज़े तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के। अच्छा जी, बेस्ट टाइमिंग टू सेल एंड बाय। देखें, ये जो टाइमिंग है ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस्ड पे है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो अभी तक स्टडी किया और जो जितने भी मेरे टीचर्स हैं और जिनसे मैंने सीखा, वो यही कहते हैं कि जो पहला घंटा होता है, पहले 2 घंटे जो होते हैं ना स्पेशली, उसमें आपको बस वो चीज़ जो बहुत ही, जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो, या उसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आई हुई हो कि आपने इसमें एंट्री लेनी है यार, ये तो अब जिस तरह मैं जीको की मिसाल दे रहा हूँ कि जीको लॉन्च हुई है, मुझे पता है कि यार ये एक दिन नहीं ऊपर जाना, ये अब ज़ाहिर है इसका जिस तरह पब्लिक रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली ये तो 3-4 दिन, 5 दिन तो ये शेयर ऊपर ही जाता रहेगा, तो मुझे ये प्राइस बड़ी फेयर लग रही है, मैंने तो इसी पर उठा लेना है, तो उठा लें तब। लेकिन नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ पहले 1-2 घंटे में शेयर्स लेने के लिए, क्योंकि पहले 2 घंटे में ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनल ट्रेडिंग हो रही होती है। ये एक बंदे ने किसी से सुन लिया FFC आज उसका रिजल्ट होने वाला है तो मैंने तो लेना ही लेना है, तो वो तो जनाब उस लेके ही रहेगा ना। तो सुबह सुबह, और वैसे भी जितने इंस्टीट्यूट्स होते हैं सुबह सुबह बाइंग कर लेते हैं, वो कहते हैं देख, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के देखें। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर मैं हूँ ना, तो मैं उसको देखूँगा कि अब वो जो पहले 2 घंटे वाला पीरियड, इमोशनल टाइम पीरियड गुजर गया है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं एंड ऑफ डे पे लूँ। जो आखिरी आधा घंटा होता है, आखिरी 1 घंटा होता है ना, उसमें आपको जो उसकी रियल पूरा, क्योंकि उसमें ये होता है ना, जो डे ट्रेडर हैं उन्होंने सुबह सुबह चीज़ उठाई होती है, उन्होंने शाम को बेचनी होती है, तो वो बहुत सारे डे ट्रेडर शाम को बेच के जा रहे होते हैं, तो इसलिए शाम को मुझे उसकी प्राइस अच्छी मिल रही होती है, तो मैं शाम में उठा रहा होता हूँ उसको। शाम से मुराद ये कि आखिरी आधे घंटे में, आखिरी 1 घंटे में
प्रेफर मैं करता हूँ। बाकी 2 घंटे के बाद जब मुझे कोई चीज़ समझ आएगी कहाँ मुझे लगाने हैं पैसे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लगा रहा हूँ तो फिर तो लगाना ही है, तो मैं उठा लेता हूँ। रोल ओवर वीक्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आखिरी जो महीना हफ्ता होता है ना, उसमें बड़ी यानी उसमें यकदम सेलिंग भी आनी होती है ना, तो आप वेट कर लें जब यकदम किसी चीज़ में सेलिंग आए, कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि सेटल डाउन हो रहे होते हैं, तो आप डिप पे चीज़ें उठा लें। ठीक है, थोड़ा कैश होगा तो उठाएंगे ना, तो इसलिए थोड़े उस आखिरी वीक के लिए आप रेडी रहें। अच्छा जी, बाय ड्यूरिंग डिप्स, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड टाइम गुड इज़ गुड इफ़ कंपनी सॉलिड। कंपनी सॉलिड है तो कोई भी टाइम ओके होता है। अच्छा जी, कैपिटल गेन टैक्स मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट आपने फॉर एग्जांपल मिज़ान बैंक है, उससे आपने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, बल्कि अब इसको ज़रा ईजी कर लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, आपकी असल वैल्यू के अलावा ऊपर जो 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है ना, उस पर आपने 15% कैपिटल गेन टैक्स देना है। वो कैपिटल गेन टैक्स जो है 15% आपका जो है वो कट होना ही होना है। वो ब्रोकरेज हाउस नॉर्मली एक महीने के एंड पर ना, जब महीना कंप्लीट हो जाता है, उसकी वो कैलकुलेशंस करके 15% काट देते हैं, वो आपका कटना ही कटना होता है। तो ये है इसका। पहले इसमें होता था कि पुराने शेयर्स पे वो नहीं काटते थे, 3 साल से पुराना शेयर पड़ा हो आपके पास, लेकिन अब ये सब पे कर दिया है। अच्छा जी, 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फेस वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है आपके शेयर की वो वैल्यू जिसको बेस बना के ना डिविडेंड दिया जाता है। आपने अब जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा ना, आपने एक काम करना है, आपने चेक करना है कि उस डिविडेंड के नीचे लिखा होगा कितने % डिविडेंड है। अब वो नॉर्मली जो होता है ना, तकरीबन 99% वो 10 रुपए को फेस वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब अगर आपको 100% शेयर किसी कंपनी ने अनाउंस किया है ना, तो उसका मतलब है वो 10 रुपये शेयर है। अगर किसी ने 150% किया है तो इट मीन्स वो 15 रुपये है। अगर किसी ने 200% किया है तो इसका मतलब 20 रुपये है। ठीक है, अगर किसी ने 400% का आपको डिविडेंड दिया ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि 400 गुना प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। वो डिविडेंड 400% का मतलब होता है फेस वैल्यू का 400%। अगर वो 10 रुपये है तो 40 रुपये का आपको आपके बैंक में पर शेयर 40 रुपये का डिविडेंड मिलना है। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो होती है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक उसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, फेस वैल्यू, टू कैलकुलेट द डिविडेंड्स। ठीक है, नीचे चलते हैं आप बुक वैल्यू की तरफ। बुक वैल्यू जो आपकी होती है ना, वो होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अब ये एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं आपके असासे। ठीक है, मेरे पास मेरा जो घर है वो मेरा असासा है, मेरा जो गाड़ी है मेरा असासा है। ठीक है, तो अब मैंने जो लाइबिलिटीज़ हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया हुआ है, वो मेरी लाइबिलिटी है। मैंने किसी से जो है वो चीज़ें रेंट पे ली हुई हैं, वो रेंट जो है वो मेरी लाइबिलिटी है। तो जब मैं अपने टोटल एसेट्स, यानी मेरे जितने टोटल एसेट्स हैं उसमें से मैं अपना लोन शोन हर चीज़ बीच में से निकाल दूंगा ना, जो किराए की चीज़ें हैं, तो जो नेट बचेगा ना वो मेरी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू की दूसरी में आसान तरीन बात आपको ये बताऊं कि जब भी दुनिया में एक कंपनी ख़त्म होगी ना, तो अपने तमाम असासों में से जो चीज़ें उसने उधार ली हुई हैं, जो रेंट पे ली हुई हैं, जो चीज़ें उसकी नहीं हैं, उसकी पोजीशन में नहीं है, उसका एसेट नहीं है, वो जब निकाल के जो रियल वैल्यू आएगी ना, दैट इज़ द बुक वैल्यू। अब एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है, ये अक्सर मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी, कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये डाटा दिया होता है। T+1 सेटलमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है कि एक जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उसका एक बिजनेस डेज के बाद जो शेयर है ना वो आपके नाम पर रजिस्टर होगा। एक्स डिविडेंड डेट, ये भी मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है कि डिविडेंड जिस दिन आपको मिलना है वो एक उसकी डेट दे दी जाती है कि इस दिन डिविडेंड जो है ना वो मिलेगा। बैंक में आने में कोई 2 हफ्ते लग जाते हैं, तो उससे एक दिन पहले तक एक्स डिविडेंड डेट है, तो उस डेट से पहले पहले जो शेयर ख़रीद लेगा उसको डिविडेंड मिलेगा, और उस डेट के बाद बेशक आप उसको बेच भी देंगे तो डिविडेंड आपको मिलना है। व्हाट इज ईपीएस, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि एक शेयर कितना कमा के देता है, एक शेयर की कितनी अर्निंग है। ठीक है, एक शेयर, अगर एक कंपनी के 1 लाख शेयर है ना, तो उसमें से एक शेयर को मैंने देखना है कि उसने कितना कमा के दिया। तो उसका सिंपल फार्मूला है कि टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट है ना उसको टोटल शेयर्स पे डिवाइड कर दें। सिंपल, जो उसने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख शेयर है, तो 1 रुपये उसका जो है ना वो ईपीएस है। 1 रुपये का मतलब ये है कि एक शेयर ने 1 रुपये कमा के दिया। सिंपल। अच्छा जी,
आगे है व्हाट इज़ बोनस शेयर। बोनस शेयर जो होते हैं ना, ये कंपनीज आपको ना फ्री शेयर्स देती हैं अपनी शेयर होल्डिंग को एज अ गिफ्ट, ताकि उनकी मोटिवेशन बढ़े, वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलें, ठीक है। एक्स्ट्रा शेयर्स एट नो कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं वो आपसे लेते, अनाउंस करते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम हाफ शेयर जो है ना वो बोनस देंगे, तो इट मीन्स कि अगर आपके पास 1000 हैं तो 500 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए कंपनी ने। ये इसकी एग्जांपल है मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर ने बोनस शेयर्स बहुत दिए हैं पिछले, इसकी वजह से उनके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चलते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली वन 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 बोनस होता है, 1-2 बोनस होता है, एक एक के साथ वन गेट वन बाय वन गेट वन वाली बात ना, कि एक के साथ एक शेयर फ्री, तो 100 शेयर्स हैं 200 हो जाएंगे। तो ये इसका होता है तरीकाकार। स्टॉक स्प्लिटिंग क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। बोनस स्टॉक तो वो होता है जो कंपनी आपको देती है फ्री में। स्प्लिटिंग बेसिकली होती है कि एक कंपनी, अब दोनों में फ़र्क जो है ना मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। स्प्लिटिंग में ही होती है, मसलन अभी हम बात कर रहे थे सासगार का शेयर चला गया है 2300-2400 रुपये पे ना, तो अभी अगर मैंने 1000 शेयर लेना तो मुझे 24 लाख रुपए चाहिए। तो अब मैं अगर छोटा इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 15 लाख है, तो मैं शायद उसके ख़रीद सकूँगा, कुछ 600-700 शेयर भी नहीं ख़रीद सकूँगा। तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि शेयर्स को ना डबल कर देती हैं और उसकी वैल्यू उसकी वजह से नीचे आ जाती है। लाइक अभी अगर मार्केट में 100 शेयर थे ना कंपनी के, तो मैं जब 200 कर दूंगा ना, तो शेयर मार्केट की वैल्यू तो उतनी ही है ना। तो पहले वो 100 पे डिवाइड हो रही थी तो उसका वैल्यू ज़्यादा थी, अब वो 200 पे डिवाइड होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग में ये होता है कि जब आप स्प्लिट कर देते हैं तो यही वाला शेयर जो अभी 2400 का मिल रहा है ये 1200 का हो जाएगा, सिंपल। अगर मैंने कंपनी के शेयर डबल कर दिए, ज़्यादा कर दिए, अब उसमें नुकसान नहीं होता किसी भी इन्वेस्टर का ना। वो मेरे पास अगर 1000 शेयर पड़ा है, मुझे कंपनी ऑटोमेटिकली वो 2000 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू मेरी उतनी ही रहेगी। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर है ना, वो कहेगा यार अब मेरे लिए ईजी है। अब देखो, अब मुझे एक साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी फ्यूचर के लिए भी, अब मैं जो 1500 लाख मेरे पास पड़ा था ना, अब मैं उसके ईजीली उसमें 12 लाख के 1000 शेयर हो गए, तो 1200-1250 शेयर मैं ईजिली ख़रीद लूँगा। पहले मेरे 700 शेयर भी नहीं बनने थे। तो स्प्लिटिंग का नॉर्मली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को फ़ायदा होता है और ये स्प्लिट होती रहती हैं। माड़ी स्प्लिट हुई और अच्छी अच्छी कंपनी स्प्लिट हुई हैं। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसमें सट्टा शट्टा होता है, उसमें उल्टा भी पड़ जाता है। अभी बीको स्टील हुआ था और उसमें मैंने ऐसे ही पैसे फंसा दिए, किसी ने मुझे देखें, फंडामेंटल स्टडी नहीं ना मैंने की है उसमें, एम ही बस अपनी वो एक माइंड के मुताबिक। मेरा माइंड कह रहा था नहीं यार ये 8 रुपये का शेयर हो गए, 10 रुपये तो क्रॉस करेगा, बीको बड़ा पुराना बीको स्टील है, लेकिन वो जनाब अभी मेरे ख्याल 5-6 रुपये पे फिर रहा है। तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो होती हैं स्प्लिटिंग में उनको फ़ायदा ही होता है। अच्छा जी, और इसमें जो मेजर डिफरेंस है ना बोनस और इसमें, बोनस तो होता है कंपनी आपको वैसे ही देती है एक्स्ट्रा शेयर एज अ गिफ्ट, ठीक है, और उससे जो है ना वो आपकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता। वैल्यू अगर शेयर 26 हो गया वो 26 का ही रहना है। लेकिन जब स्प्लिटिंग होती है उसकी वजह से स्टॉक जो है वो उसकी प्राइस कम होती है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कि आपने एक शेयर ख़रीदा 25-26 रुपये का, आपको ये आज ना आपको ये है कि आज इसका रिज़ल्ट आना है, तो हो सकता है ये शेयर गिर जाए अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आए। रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, नहीं अच्छा आएगा तो ये तो लॉस है मेरा। तो मैं सिंपली उसके नीचे, मैंने अभी ऐप खोल के आपको बताया भी था कि आपने वो जो आ रहा था ना रेगुलर के नीचे SLO, वो स्टॉप लॉस है। आपने सेलिंग में जाके वो स्टॉप लॉस लगाना है, 2 वैल्यूज़ लगा देनी है, रेंज होती है। लाइक मैंने अगर 230 का ख़रीदा, मैंने 210 पे 2% का सोच के या 3% का जितना मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, मैंने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया कि खुदा ना खास्ता ये शेयर अगर इतनी प्राइस से नीचे गिरे तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। और उसकी मैंने रेंज दे दी 10 से 2000, 2 रेंज मांगता है ना वो आपसे, 2-10 ऊपर लिख दिया, 2-5 नीचे लिख दिया, 5 से 10। अब ज़ाहिर है जब शेयर गिर रहा है तो 10 से नीचे भी गिरेगा, तो 10 से 5 के दरमियान, 5 से 10 के दरमियान शेयर वो बिक जाएगा, मेरे सारे शेयर्स बिक जाएंगे। ये स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस से आप काम नॉर्मली तब करते हैं जब आप जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग्स ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो होता है कोई नहीं, नीचे जा रहा है तो ऊपर भी जाएगा, इसमें कौन सा इतना कोई मसले वाली बात है। अच्छा जी, आगे है व्हाट आर द इंडेक्स पॉइंट्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन शुरू में ही कर दिया है कि अभी मार्केट का जो अगर इंडेक्स चल रहा है ना 1,84,000, तो ये स्टैंडर्ड जब मार्केट शुरू हुई थी बिल्कुल, तो उसको 1000 पॉइंट्स का ना एक दे दिया था उन्होंने, पॉइंट्स का ना एक उनको यानी मार्केट को असाइन कर दिए थे 1000 पॉइंट्स
कि सारी कंपनियों की जो परफॉर्मेंस है ना, ताकि उसको हम ट्रैक कर सकें। अब जब कंपनीज का कलेक्टिव रिजल्ट्स, यानी सारी कंपनीज में अगर बाइंग ज़्यादा हुई है तो पॉइंट्स बढ़ेंगे, वो 1000 1200 हो जाएंगे या 1100 हो जाएंगे। और जब उसमें सेलिंग ज़्यादा हुई है तो वो 900 हो जाएंगे। तो हम ट्रैक कर सकेंगे आज मार्केट गिरी है, अब होता है ना आज मार्केट 2000 पॉइंट गिर गई है, इसका मतलब है कि ज़्यादा सेलिंग हुई है। आज मार्केट 5000 पॉइंट गिर गई है तो और बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। ये एक ट्रैकिंग होगी ना मेरे। अब वैसे अगर ये पॉइंट्स ना होते मुझे क्या पता आज मार्केट कितना गिरी है। अब आप कहें ज़्यादा गिरी है तो ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो ये कितना जो लफ्ज़ है ना उसको टैकल करने के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं कि मार्केट आज 5000 ऊपर गई है तो इट मीन्स कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोगों ने बहुत बाइंग की आज, ठीक है। सो दिस इज़ आवर, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल 26 में मार्केट की एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 2.5 लाख पे चली जाएगी। इट मीन्स कि परसेंटेज भी समझ आ रही है ना कि 53% ग्रो कर सकती है यहाँ से मार्केट। तो ये एक ट्रैक आ गया कि मार्केट में लिक्विडिटी, एक और वर्ड होता है वो भी क्लियर कर लें, मार्केट में लिक्विडिटी आना। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स आना, ज़्यादा पैसे आना। जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़ाहिर मार्केट बाइंग ज़्यादा होगी, जब बाइंग ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब मार्केट पहले 40,000 पे थी, अब 2.25 लाख पे है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स और आ चुके हैं। अच्छा जी, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शरिया और नॉन शरिया कंप्लाइंट शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, शरिया कंप्लाइंट शेयर्स उनको कहते हैं जिसमें इस्लामिक तमाम रूल्स को फॉलो किया गया हो। ठीक है, वो सबसे पहला जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो बिज़नेस हलाल होना चाहिए। नंबर 2, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, सिंपल। अगर इनमें से नहीं होगा तो वो नॉन शरिया। दीज आर द शेयर्स इन कंपनीज whose core business exclude prohibited activities such as alcohol, gambling, conventional interest based banking। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। आगे है जी नो इंटरेस्ट बे, इसमें मतलब अगर सिंपल इसको देखें, नो इंटरेस्ट हो, अल्कोहल, गैम्बलिंग, हराम, कोई भी हराम काम नहीं होना चाहिए, हलाल बिजनेस हो, लो प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट अर्न रेवेन्यू, और जो उसमें इंटरेस्ट है ना वो आपका 33% से कम होना चाहिए, 33% से 37% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जी इंटरेस्ट तो बिल्कुल हराम है इस्लाम में, तो फिर ये 33% की इजाज़त क्यों है शरिया कंप्लाइंट में। तो देखें, इस तरह आप दुनिया में बिज़नेस ही नहीं कर सकेंगे। ये उलमा का इस पे इत्तफाक है। इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो एग्जैक्टली वर्ड यूज़ हुआ है इसको कहते हैं, ये देखें, ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो है कि जी आपका बिज़नेस, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, हज्जा भी इसको कहते हैं। इसमें हज्जा का मतलब ये है कि आपको 33 से 37%, ठीक है, ये आपका जो है ना वो इंटरेस्ट, जो आपका जो डेबिट है, जो इंटरेस्ट है आपका, वो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंपनीज, समटाइम आपने देखा ही कंपनीज शरिया से नॉन शरिया भी हो जाती हैं, ये कोई परमानेंट भी नहीं होती हैं, कुछ कंपनीज परमानेंट होती हैं। अब देखें जो काम ही ग्रे करती हैं ना, लाइक अब ये मरी बेवरेज है, वो तो बनाती शराब है, तो उसमें काम हम हलाल नहीं समझते, वो हो ही नहीं सकती शरिया कंप्लाइंट। इसी तरह कंपनीज हैं, UBL है, आपका HBL है, नेशनल बैंक है। अब ये बैंक चूंकि काम ही इंटरेस्ट का करते हैं, इसलिए ये तो शरिया हो ही नहीं सकते अनलेस वो अपनी बैंकिंग 100% इस्लामिक कर दें, जो कि एक्सपेक्टेड है 2027 तक। ठीक है, जैसा फैसल बैंक ने किया। फैसल बैंक पहले नॉन शरिया होता था, तो जब इसी 100% इस्लामिक हो गया तो ये शरिया हो गया। सो ये, लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो तंबाकू वाली हैं या इस तरह की हैं, गैम्बलिंग वाली कोई कंपनी है, तो वो जो हो ही नहीं सकती। बाकी जो कंपनीज होती हैं वो निकलती रहती हैं, लाइक कुछ का डेबिट यकदम से बढ़ गया, उनको कोई मजबूरी बन गई, उन्होंने ज़्यादा और कर्ज ले लिया, तो वो शरिया हो जाती हैं, नॉन शरिया हो जाती हैं। इसी तरह FFC थी, उसका कुछ चीज़ें थी उन्होंने वो मीट कर ली, अब वो शरिया हो गया पिछले 2 महीने से। सो ये कंपनीज आती ही जाती रहती हैं। इसी तरह WTL था, वो एक हफ्ते के लिए उसका कोई पता नहीं एक पॉइंट था वो मिस हो गया था, उसकी वजह से वो नॉन शरिया हो गया था। तो इसमें यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है कि एक तो ये हो गया, इवन इफ बिजनेस इज हलाल इट मस्ट एडहेयर टू स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रेशोज़। ठीक है, डेबिट टू एसेट रेशोज़ की। नॉन कंप्लाइंट इनकम नहीं होनी चाहिए, लाइक इंटरेस्ट से वो पैसे ना कमाते हों। ठीक है, और इसी तरह कहीं हराम जगह पे इन्वेस्ट ना किया हो उस कंपनी ने। फ्री फ्लोट शेयर्स एंड वेटेज, हाँ फ्री फ्लोट है, अभी पीछे हमने बात की है कि वो शेयर जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। एक कंपनी अगर 40% पब्लिक के लिए अवेलेबल है ना, तो उसके
40% जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट होंगे। लाइक अगर उसके लाख शेयर थे ना, तो 40,000 शेयर जो उसके हैं वो फ्री फ्लोट है, क्योंकि आपको 40% कंपनी इन्होंने पब्लिक को दी है, बाकी 60% उनके पास है, प्राइवेटली ओन्ड है। तो ये सिंपल तरीका है फ्री फ्लोट शेयर्स को। अब वो जो शेयर्स होंगे ना बाकी के 60% वो लॉक्ड शेयर हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हैं, उनके अपनी एक उनके पास मलकियत है उसकी। वेटेज इन इंडेक्स, फ्री फ्लोट डिटरमाइंस कंपनीज इंपॉर्टेंस इन KSI। जो कंपनी जितनी ज़्यादा जिसके शेयर्स पब्लिक के पास होंगे उसकी वेटेज उतनी ज़्यादा होगी। लाइक FFC बहुत, मेरे ख्याल 70 या 80% उनकी जो है वो फ्री फ्लोट है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कहाँ से चेक करना है सारा डाटा ना। तो उसका वेटेज भी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है कंपनी 80% तो पब्लिक के पास है ना। तो अब जिस तरह ये इसकी एग्जांपल दी हुई, HBL हैज़ हाई फ्री फ्लोट बिग। अब हाई फ्री जो होता है ना, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल मेज़ान बैंक, FFC, फिर आपका हबको, फिर आपका HBL, UBL, ये इतने बड़े बड़े शेयर्स हैं। अगर ये 5-6 शेयर्स अब स्टॉक मार्केट पे तो लिस्टेड हैं 550 कंपनीज, लेकिन ये 5-6 शेयर्स अकेले पूरी मार्केट को हिला सकते हैं। यानी इनमें यकदम से बाइंग आ जाए, बाकी सारी सेलिंग पे होंगे। अब वो लो वेटेज वाली 100 कंपनीज जो हैं उनमें सेलिंग आ रही है, लेकिन हाई वेटेज वाली 6-7 कंपनीज उनमें बाइंग आ गई है, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा जी, आगे है जी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फ़र्क है। स्टॉक तो मैंने बता दिया कि कंपनी के जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ये बेसिकली स्टॉक है। म्यूचुअल फंड जो है ना वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री मनी मार्केट, ठीक है। वो मैं यहाँ आपको उसकी स्लाइड दिखा देता हूँ। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स का ना आपने नाम से पता होगा कि बहुत सारे लोग मिल के फंड्स को जमा करते हैं और किसी बड़े इंस्टीट्यूट को जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हो, लाइक बैंक पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, तो मिज़ान बैंक, HBL, बड़े बड़े जो हैं इन सब के फंड्स हैं, वो फंड्स मैनेजर जो होते हैं वो आपके फ़ंड को, इनके पीछे भी इदारा होता है CCP ना, जो हमने शुरू में डिस्कस किया है, सिक्योरिटी कमीशन जो है वो इनको मॉनिटर कर रहा होता है। और मुफाप एक ऐप है, बल्कि वेबसाइट है, मैं अभी खोल के भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं किस म्यूचुअल फंड ने कितना परफॉर्म किया। म्यूचुअल फंड में आप उसको फंड मैनेजर को पैसे दे देते हैं और आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी ये रिस्क फ्री भी हो सकती हैं, आपकी मॉडरेट रिस्क वाली भी हो सकती हैं, हाई रिस्क वाली भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके पास आप कितनी रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से आपने बता देना है कि इसमें पैसे डाल दें, वो डाल देंगे। तो म्यूचुअल फंड्स जो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप हमेशा हाइब्रिड जाएं। कुछ आप ज़्यादा पैसे आप लगाएं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, बाकी पैसे आप लगाएं खुद, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आपको चीज़ें जैसे समझ आती जाएंगी, फिर आप बेशक मैनुअली खुद पैसे ज़्यादा लगाते जाएं। इसमें पहला होता है रिस्क फ्री, दैट इज़ मनी मार्केट। वो पैसे को लगाते हैं मार्केट में और वहाँ से वो आपको प्रॉफिट जो है, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड जो होता है ना, बेसिकली ये हराम नहीं होता, इसमें इस्लामिक स्टॉक्स भी, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। आपके वो पैसे शरिया कंप्लाइंट बिजनेस में लगाते हैं, और जो कि मॉनिटरिंग होती है ना किसी भी बिज़नेस की, वो इंटरेस्ट बेस्ड ही होती है। ये लाइक यानी जो काइबर चल रहा होता है ना आपका इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं, वो अगर 10% है तो चाहे वो इस्लामिक भी हो, तो उसमें जो प्रॉफिट है ना आपकी रेशो वो 10% के हिसाब से कैलकुलेशंस आती हैं। तो इसमें वो हलाल शरिया उसमें वो लगा के मनी मार्केट में आपको 10% दे दिया करेंगे, तो आपके पैसे एट लीस्ट ये है कि डी वैल्यू नहीं होंगे। 10% तो वैसे ही आपका हर साल पैसा डी वैल्यू हो जाता है। आगे है मॉडरेट रिस्क, ठीक है। मॉडरेट रिस्क में क्या करते हैं, वो कुछ पैसे आपके लगा देंगे मनी मार्केट में, कुछ लगा देंगे स्टॉक्स में। तो उसका फिर एक यानी मॉडरेट रिस्क के साथ आपको उसका यानी ना को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा स्टॉक का, ना बहुत ज़्यादा मनी मार्केट का, तो आएगा ही आएगा। तो मिक्स आपको ला के देते हैं। तीसरा है हाई रिस्क। हाई रिस्क में ये होता है स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। जाहिर है स्टॉक्स वॉलेटाइल भी होते हैं, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो इसमें आपका गेन भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा बनते हैं, और उस हिसाब से पैसे लूज भी होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, सो इट्स अप टू यू। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वेबसाइट से आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने ऐप खोल दी है, इसको कहते हैं मुफाप, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये पूरे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं हर बैंक के उसको ट्रैक करते हैं। आपने इसमें नैव रिटर्न्स परफॉर्मेंस समरी रिपोर्ट में चले जाना, ठीक है, इस जगह पे जाके
तो आप या ऊपर से ये चेक कर लीजिएगा ना, /industry स्ट्रैट डेली, ठीक है, ये करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जाके मैं मसलन ये देखें, अब सारे आ गए हैं, ABL अलाइड बैंक आ गया है, अल्फला का आ गया है, HBL का आ गया है। अब इसमें नॉन शरिया भी हैं, शरिया भी हैं। अब मैं इस्लामिक देखना चाहता हूँ तो मैं वैसे तो आप उनकी मसलन अलमिज़ान है तो वो सारा ही शरिया कंप्लाइंट है, वहाँ से शेयर का नाम देख लें, एग्जैक्ट नाम अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जाके उसका नाम पहले देखें। लाइक जैसा अलमिज़ान है, मैं इसमें इसको लिक्विडिटी कहते हैं, जो स्टॉक फंड्स होते हैं ना इनको लिक्विडिटी फंड्स कहते हैं, लिक्विड फंड्स या लिक्विडिटी फंड्स कहते हैं, ठीक है। मैंने इसमें जाके चला गया, यहाँ से आप नाम देख लें, रोज़ाना आमदनी फ़ंड मसलन मेरे सामने एक का नाम आ रहा है, ठीक है। अब मैंने सिंपली जाके यहाँ पर लिखना है कि हाँ जी रोज़ाना आमदनी मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है। मैं यहाँ से जाऊँगा सर्च पे और मैं रोज़ाना आमदनी, ये देखें ये मेरे पास आ गया। ये एक आ गया है अल्फला का, ठीक है। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये इसने पिछले 1 साल में 9% दिया है, पिछले मंथ में 8% के करीब दिया है, 1 दिन में 9% दिया है, 15 दिन में इतना दिया। ये पर पूरा ये ट्रैक कर रहा है, पिछले 2 साल का डाटा भी दे रहा है, ठीक है। 3 साल पहले इसका रिटर्न बहुत अच्छा था क्योंकि ज़ाहिर उस इंटरेस्ट रेट ऊपर थे। ये रोज़ाना आमदनी वाला ये मनी मार्केट का है, ये देखें, ये मीज़ान में भी शो हो गया मुझे और मुझे इसमें भी शो हो गया। अब मैंने कोई स्टॉक फंड देखना है, मैं इस्लामिक स्टॉक लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये इस्लामिक स्टॉक फंड मुझे सारे दिखाने लग पड़े। ये अलाइड बैंक का है, AKD का है, फैसल इस्लामिक है, हबीब बैंक का है। अब मैं इनके आगे देखूंगा तो स्टॉक मार्केट में अब देखें शॉर्ट टर्म में इनका है 30 दिन का 3% है। ये इसका वैसे कैलकुलेशन ये गलत है, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आप लॉन्गर रन में 1 साल का देखेंगे तो ये 65% है, ये एग्जैक्ट है। 65% का प्रॉफिट दिया इसने 1 साल के अंदर। ये तकरीबन शेयर्स वाले सब ने ही अच्छा दिया, और इसमें जो नॉन इस्लामिक है उन्होंने तो खैर इससे भी ज़्यादा दिए। तो ये तरीका है इसको देखने का, और इस तरह से आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर काम कर सकते हैं मीनवाइल साथ साथ। अब म्यूचुअल फ़ंड जो है वो हमारे कवर हो गए हैं। म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट कैसे खुलवाना है? म्यूचुअल फ़ंड का तरीकाकार ये होता है कि आपने गूगल करना है म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान, उसमें आपके पास अलमिज़ान ग्रुप है, तमाम बड़े बैंक सब जो है म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट बना के देते हैं। अलमिज़ान है, हबीब बैंक है, अल्फला है, अल्फला इन्वेस्टमेंट के नाम से है, अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट के नाम से है, हबीब बैंक इन्वेस्टमेंट्स के नाम से है। तो उसमें आपने जस्ट उनकी वेबसाइट पे जाना है, कॉन्टैक्ट अस, उनको कॉल करें, लोकल ऑफिस वहाँ से लोकेट कर लें, या कॉल सेंटर को कह दें कि वो आपको यहाँ लोकल पर्सन के साथ कनेक्ट करवा दें और वो घर आके आपका अकाउंट खोल देंगे, ठीक है जी। तो अब चलते हैं आगे ETF की तरफ। ETF क्या होता है? ETF बेसिकली बहुत ईजी है। ये मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ETF की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, ETF स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये मुख्तलिफ शेयर्स को, अब आप अगर न्यू कमर्स हैं, आपको नहीं पता कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, अब ये म्यूचुअल फ़ंड की तरह ना, म्यूचुअल फ़ंड में तो होता है ना, कंपनीज़ जो हैं वो चेंज करती रहती हैं, यानी वो फ़ंड आपके बिहाफ पे लेती हैं और उसमें वो चेंज करती रहती हैं डिफरेंट चीज़ें। ETF में ये होता है कि यानी ये एक शेयर ही है, इसको आप अपनी ब्रोकरेज ऐप से ही, जहाँ से आपने जाके शेयर बाय करने हैं ना, आपने सिर्फ सर्च में ETF लिख देना है तो आपके पास डिफरेंट ETF आ जाएंगे। उसमें मीज़ान ETF है, उसमें महाना इस्लामिक ETF है, इस्लामिक ये 2 हैं, बाकी इसके अलावा UBL का है ETF। मैं आपको ज़रा लिस्ट निकाल के दिखा भी देता हूँ। हबीब बैंक का है, JS बैंक का है, नेशनल बैंक का है, उसके बाद UBL का है, अल्फला का है, HBL का है, ठीक है। ये सारे ETFs हैं, लेकिन इसमें इस्लामिक जो है वो मीज़ान का है, अलमिज़ान ETF, और महाना इस्लामिक ETF, ये 2 जो है वो इस्लामिक ETFs हैं। इसमें होता ही है कि बेसिकली 7 से 8 शेयर्स जो है ना, टॉप के अच्छे शेयर्स, उनको मिला के एक शेयर बना दिया होता है। यानी ये कह दें आप सिंपल अल्फाज में कि 8 से 10 या 12 शेयर्स जो अच्छे हैं ना, उनको स्टेपल करके एक शेयर बना दिया, सिंपल, इसको ETF कहते हैं। और ये वैसे ही जाके आपने अपनी ऐप से उठा लेना है। अब ETF और म्यूचुअल फंड में फ़र्क कहाँ पर आता है, वो डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इनमें बड़ा ब्रीक फ़र्क है, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो सबसे पहला फ़र्क ETF में ये है कि ये थ्रू आउट डे इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ शेयर है, मतलब जब मर्ज़ी ख़रीद लें, जब मर्ज़ी बेच लें, हैं ये कंबाइन। और म्यूचुअल फंड में ये होता है कि ये आपने एक दिन पहले, यानी आज अगर मैंने सेल किया है तो उसको इफेक्ट कल आएगा, ठीक है, ये डिफरेंस होता है।
प्राइस फ्लक्चुएट करती है और मार्केट प्राइस जो है ना इसकी फ्लक्चुएट करती इसकी भी फ्लक्चुएट है, बट ये इसका जो कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे होती है। अच्छा जी, इसमें कॉस्ट जो है ना वो कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती ईटीएफ की कोई ज़्यादा, इसकी कॉस्ट होती है। ज़ाहिर है आपका एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पर शेयर्स को जो है ना वो इसमें इंक्रीज डिक्रीज़ करता रहता है। मैंने म्यूचुअल फंड में दिखाया था आपको, जिस तरह मिज़ान बैंक ने उठाए हुए थे, तो उसमें वो हर महीने उसको या डिक्रीज़ करते हैं कुछ शेयर का अमाउंट, उसकी जो वॉल्यूम होता है, और कुछ को इंक्रीज़ करते हैं डिपेंड अपॉन फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो इसमें जो है वो ETFs जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो जितनी अमाउंट उठा ली एक दफ़ा उठा ली, ठीक है। तो उसमें इसलिए कॉस्ट भी कम होती है। इसमें चूँकि मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं तो 1-2% 3% इसमें एक्स्ट्रा होता है। मैनेजमेंट मोस्ट पैसिव बहुत कम होती है, म्यूचुअल फंड में फ्रीक्वेंटली होती है, इसमें बहुत कम होती है, शायद 6 माह बाद कुछ चेंजिंग होती होगी। लेकिन जो ये इसमें जो म्यूचुअल फंड हैं इसमें तो रेगुलर मैनेजर उसको चेंज करते रहते हैं। टैक्स एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। मतलब ये ज़रा टैक्स एफिशिएंट है थोड़ा। होल्डिंग इन्फो डेली डिस्क्लोजर और ये मंथली क्वार्टरली बेसिस पे पता लगता है। तो लेकिन बट स्टिल इसके बावजूद मैं म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इस पर ज़रा ज़्यादा मुझे मतलब मज़ा आता है। मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ वो मैं वैसे ही ट्रेड करता हूँ ETFs के अलावा, लेकिन इट्स योर चॉइस। आप ETFs उठा के देखें, मैंने उठाए थे लास्ट टाइम, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ETF क्या क्या बाय करते हैं। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल का दिखाया था ना, तो ये देखें, ये मेरे पास मिज़ान बैंक खुला हुआ है, ट्रेडेड फंड, ठीक है। अब इसमें ये इस वक्त इतने प्राइस पे जा रहा है, ठीक है। और इसने कौन कौन से फंड कंपोजिशन, यानी एक शेयर के अंदर कौन कौन से शेयर उठाए हुए हैं इसने, लकी है 15% लकी है, एंग्रो होल्डिंग है 14%, हप्को है 14%, माड़ी है 9%, 8% OGDC है, PSO 8% है, 7% PPL है, मैपल लीफ है, ठीक है। ये इसने तकरीबन बनते हैं 12 शेयर्स उसने उठाए हुए हैं हर सेक्टर से। कोई रिफाइनरी है, कोई सीमेंट सेक्टर है, कोई ऑटो सेक्टर है, तो ये कंबाइन करके उन्होंने ये बनाया हुआ है। दूसरा ETF ये है महाना इस्लामिक ETF, ठीक है। और इसमें इसकी परफॉर्मेंस भी दी हुई है, क्या परफॉर्मेंस रही है इसकी, और बहुत अच्छा, इसने बिल्कुल मार्केट के साथ परफॉर्म किया इसने। अच्छा, इसमें जो है आपका ये बेंचमार्क भी उन्होंने दिखाया हुआ है। एक साल में इसने जो है वो 53% जो है वो दिया है, और जब से ये बना है 129% दिया है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप बिल्कुल स्लो हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फ्रीक्वेंट शेयरिंग करें, तो आप ये लेके बैठ जाएं, लॉन्ग टर्म में आपको गेन अच्छा देते हैं। अब इसी तरह ये पोर्टफोलियो इसका भी इसी तरह से है। फर्टिलाइज़र में इन्होंने 21% डाला हुआ है, ठीक है। OGDC में 18% है, सीमेंट में है, बैंक्स में इन्होंने 8% डाला हुआ है, ठीक है। और ये इस्लामिक है। टॉप होल्डिंग्स नीचे बता भी दी हैं। FFL जो है इन्होंने 16%, फौजी फर्टिलाइज़र सॉरी FFC, ये इन्होंने 16% लिया हुआ है। एंग्रो होल्डिंग 7% है, लकी है 7%, हपको है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो डिटेल्स है, ठीक है। तो हमारे ETF भी कवर हो गए। अच्छा जी, अगला टॉपिक है व्हाट आर ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? लार्ज, स्टेबल और मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज। नाम से पता लग गया, वो कंपनीज जो बहुत बड़ी हैं, जिनका स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। उसमें आप देख लें यूनिलीवर देख लें, नेस्ले देख लें, मिज़ान बैंक देख लें, FFC देख लें, UBL देख लें, HBL, जितने बड़े बड़े यानी जो हमें कॉमन नज़र आती हैं ना बड़ी कंपनीज, वो हैं ये। एस्टैब्लिश ब्रांड है, लॉन्ग हिस्ट्री है, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल हो गए हैं। रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं आपको। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशंस हैं इनकी, मतलब ये नहीं होता कि एक साल इनका जो है वो लॉस हो गया, एक साल इनका 5% आ रहा है, एक साल 10% आ रहा है। ओबियसली वो बिजनेस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं। उनका अगर पिछले साल 18% है तो नॉर्मली वो 20 पे जाती हैं, लेकिन बहुत भी कम होगा तो 17-16 पे आ जाएगा। तो उस स्टेबल कंपनीज़ को नीचे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, बैंक अल्फ्ला, HBL, एंग्रो, लकी, हपको, और इनका रिस्क एवरेज जो होती है ना लॉन्ग टर्म, वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, आगे है जी व्हाट आर दी सिक्लिकल स्टॉक्स। आपने सुना होगा सिक्लिकल स्टॉक है। ये सिक्लिकल स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, कितना ज़्यादा वो जल्दी इफ़ेक्ट होता है जब बुरा हालात आते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं सिक्लिकल स्टॉक। जो कंपनीज नॉन एसेंशियल्स प्रोडक्ट बेचती हैं ना, वो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। अब कोविड आया था,
अब कोविड में तो एक बंदे की कमाई इतनी कम हो गई थी, लोग बाहर ही नहीं जा पा रहे थे, बिजनेसेस नहीं खुले थे, लोगों के मार्जिन्स कम हो गए, प्रॉफिट्स कम हो गए, इवन सैलरीज रुक गई, हाफ सैलरीज हो गई। तो अब लोग सिर्फ वो चीज़ ख़रीद रहे थे जो उनकी नेसेसिटी है, यानी जिसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। लग्जरी चीज़ों से लोग, अब मसलन किसी ने मोबाइल चेंज करना था, न्यू आईफोन आ रहा है, वो नहीं ख़रीदेगा, वो कहेगा कि यार आईफोन तो फिर मैं ले लूँगा, अभी तो मुझे आटा चाहिए, अभी तो मुझे चीनी चाहिए, मुझे अपना बच्चों को ऑनलाइन स्कूल उनके ओपन है तो ऑनलाइन उनको फ़ीस देनी है, ये चीज़ें ये हैं आपकी। अब इसमें वो कंपनीज़ जो आपकी रुक जाते हैं ना, जब वो सेक्टर्स, जब कोई बुरा वक्त आता है, तूफ़ान मतलब ये सैलाब आ जाते हैं, जंजला आ गया, ठीक है, कोविड आ गया, कोविड सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो जब इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो ये ऊपर जा रहे होते हैं, लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा होती है। जब ये बाइंग पावर कम हो जाती है, हालात ख़राब होते हैं, तो इनकी मतलब आपकी महंगाई फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगी, ठीक है, लोगों की बाइंग पावर कम होगी, तो वो फिर ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ करेंगे? लग्जरीज पे करेंगे या नेसेसिटीज़ पे करेंगे? ऑब्वियसली नेसेसिटीज़ पे करेंगे। तो सिक्लिकल स्टॉक्स वो होते हैं जो नॉन एसेंशियल चीज़ें बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल दवाई वाली फार्मा कंपनी है, वो एसेंशियल है। अब एक बंदा है, उसको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, वो किसी से मांग के भी दवाई ले लेगा क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। लेकिन इसीलिए फार्मा सेक्टर वो वाहिद सेक्टर था जो कोविड में भी परफॉर्म कर रहा था। इसके आप ऑपोजिट देख लें, ऑटो सेक्टर है। अब गाड़ियां तो लोग तब लेंगे ना जब हालात साजगार होंगे। अब हालात ही उनके अच्छे नहीं हैं, मुल्क के मसले मसाइल आ गए हैं, तो वो कहेंगे यार गाड़ी को छोड़ो, पहले नेसेसिटीज़ को पूरा करो। तो सिक्लिकल्स मीन नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज। अल्फा स्टॉक क्या होते हैं? आपने सुना होगा ये स्टॉक अल्फा स्टॉक है। अल्फा स्टॉक की वो स्टॉक होता है जो एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि बहुत टॉप परफॉर्म करेगा, लेकिन वो बल्कि नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, वो स्टॉक जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करने की पोजीशन में चला जाता है ना, उसको हम अल्फा स्टॉक कहते हैं। टॉप परफॉर्मर होता है, मार्केट को बीट करता है। मार्केट अगर उस टाइम पे 30% दे रही है, वो 50% देता है। आउट परफॉर्म करता है अपने जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनको, और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब जो है वो बहुत अल्फा स्टॉक साबित हुआ है पिछले 2 सालों में, बल्कि 1 साल की बात ही आप कर लें, 2025 में वो अल्फा स्टॉक बना है क्योंकि उसने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। ऑलमोस्ट 300-400% ऊपर गया है वो, अपने सारे जितने भी उसके साथ थे लोग, उनको उसने बीट किया। आगे है बीटा, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी वॉलेटिलिटी जो होती है ना स्टॉक की, वो बीटा के थ्रू होती है। अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो वो मार्केट के साथ मूव करेगा, बीटा की वैल्यू 1 से लेस है तो वो मार्केट के हिसाब से बहुत स्लो मूव करेगा, ज़्यादा सेफर है। और अगर उसकी मार्केट से वैल्यू ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। अगर वो 1 से ऊपर है, 1.5 है तो ज़्यादा है। ये मैं पीछे एक्सप्लेन किया है। की फाइनेंशियल रेशोस, ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, एक शेयर कितना कमाता है। पीई रेशो क्या होती है? पीई रेशो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी एक स्टॉक की प्राइस अगर 550 है, वो प्राइस के हिसाब से उसकी अर्निंग कितनी है। और इसका फार्मूला भी सिंपल है, प्राइस जितनी उसकी चल रही है उस पर आप ईपीएस को डाल दें, यानी एक शेयर ने कितना कमाया है उसको अगर उसकी प्राइस पे आप डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है, तो वो उसकी पी रेशो आ जाएगी। पी रेशो जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली 10 चलती है पाकिस्तान में, लेकिन ये सेक्टर टू सेक्टर वैरी करती है। आपके जो आईटी सेक्टर है उसकी ज़्यादा है। ये मैंने जो कैलकुलेटर शेयर किया था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपकी जो पी रेशो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक को जज करने में, कि एक स्टॉक है उसकी जो अभी फेयर वैल्यू चल रही है, उसकी जो प्राइस बल्कि चल रही है, रियल प्राइस इस वक्त चल रही है, क्या वो उसकी पीओ के साथ मैच भी होती है कि नहीं, उसकी ईपीएस के साथ। एक शेयर कमा रहा है उसका 10 रुपये, जबकि शेयर चला गया 600 रुपये पे, तो अब जब मैं 600 उसकी जो रियल प्राइस है उसको 10 पे डिवाइड करूँगा तो समझ आ जाएगा कि मुझे ईपीएस कितनी है, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमने एक्सप्लेन कर लिया कि अगर आप कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज़ बेच बूझ के देखेगी कि उसकी रियल वैल्यू क्या है, वो बुक वैल्यू होती है उसकी। रिटर्न ऑन एसेट्स, हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूज एसेट्स, एसेट्स पे कितना रिटर्न कंपनी लेके आती है, ये आरओए है। डिविडेंड यील्ड, ये हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि एनुअल जितने डिविडेंड्स मिलते हैं उसको स्टॉक प्राइस पे आप डिवाइड कर दें तो उससे आपको पता लगेगा कितने % ये आपको सिर्फ डिविडेंड के पैसे आते हैं।
डिविडेंड यील्ड ये वही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है फर्दर। टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स कहते हैं जो एनालाइज करते हैं ना प्राइस को, चार्ट्स बने होते हैं। आपने ये बात मेरी वो बिटकॉइन वाले जो है ना वो ज़्यादा इजी समझेंगे, उनको पता होता है कि वो लाइंस होती हैं, डिफरेंट टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, रेजिस्टेंस उसकी लगाई होती है, नीचे लाइन रेजिस्टेंस की होती है, ऊपर सपोर्ट की होती है, नीचे सपोर्ट की होती है, ऊपर रेजिस्टेंस की होती है, और आप उसमें ना कुछ टेक्निकल चीज़ों को देख रहे होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे, लाइक ट्रेड व्यू के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे आप देख रहे होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ खोल के भी एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पे इस तरह से कैंडल्स बनी होती हैं। ये कैंडल्स जो होती हैं ना बेसिकली ये आपके टेक्निकल्स होते हैं कि आप ये इनको देख रहे होते हैं टेक्निकली कि हाँ ये कैंडल यहाँ बन रही है। मैं इस पर इतना ट्रस्ट नहीं करता, मैं पहले बता दूँ, मैं 90% फंडामेंटल्स पे ही चलता हूँ। 10% में कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ से हम टेक्निकल्स को देखते हैं। मैं खुद स्टडी नहीं करता हूँ, ना ही आपको ज़रूरत है। हाँ, अपनी पसंद के लिए वैसे अपनी आप ट्रेडिंग अगर करते हैं, ये बेसिकली ट्रेडर्स के लिए होती है जिन्होंने यहाँ देखे ना ये इस लाइन पे एंट्री ली और उनको होता है कि यहाँ पर जाके मैंने फिर सेलिंग कर देनी है। वो यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे, इसको कहेंगे वो मैजिक लाइन। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो लगे रहते हैं कि जी मैजिक लाइन पे बेच दें, तो वो यहाँ जी एंट्री लेनी है आपने, यहाँ एग्जिट लेना, ये ट्रेडर्स के लिए होता है। अगर तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये सीख लें, अदरवाइज़ मैंने इसको सीखने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब मैंने जाना ही लॉन्ग टर्म पे था तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया। तो ग्रुप्स हैं मेरे, और वैसे आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, नुक्ता बिजनेस में, वहाँ टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो अपनी टेक्निकल एनालिसिस दे देते हैं, दैट इज़ इनफ। बाकी आप फंडामेंटल्स पे स्टडी, फंडामेंटल्स ये होते हैं उसके मुकाबले में कि आप बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं कि लाइक वो कितना कमा रहा है, उसकी शीट को आप पढ़ रहे हैं, जो कि हम करते हैं। ठीक है, आप उसका कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देख रहे हैं, अर्निंग देख रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स देख रहे हैं, उसकी बेस पे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, सो फंडामेंटल्स ऑलवेज। व्हाट इज़ फंडामेंटल्स मैं एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हाउ टू रीड फंडामेंटल रिपोर्ट्स, ठीक है, इसमें बैलेंस शीट्स होती हैं। ये इसका मैं सेशन अगला रखूँगा, ये बेसिक सेशन है, उसमें मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा कि आपने एक जो कैलकुलेटर में भी वैसे मैंने बताया था कि कैसे आपने डालनी है चीज़ें, तो वो आप देखेंगे। कैश फ्लो को कैसे देखना है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसे देखनी है, उसके ऊपर डेबिट तो कोई नहीं है, 5-6 चीज़ें हैं। और मैं उसको इतना ईजी कर दूंगा इंशाल्लाह कि AI की मदद से आप विद इन सेकेंड्स वो कर लेंगे कवर। टेक्निकल एनालिसिस मैंने बता दी है, चार्ट्स देखने, उसकी कैंडल्स देखनी, ये इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे रेजिस्टेंस, RSI। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपको ऐप बताई थी ना अभी इन्वेस्टिफाई, उसमें ऊपर ऑप्शन जब भी आप शेयर निकालेंगे ना उसका ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, टेक्निकल में बता रहा होगा कि ये ओवरबॉट तो नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको टेक्निकल्स में ना सही भी होती हैं, लाइक जैसा वो पता लग जाता है कि ओवरबॉट तो नहीं है, उसका RSI आपको ये बता रहा होता है, तो वो उस ऐप से भी आप ट्रैकिंग करते हैं। अच्छा जी, पंप एंड डंप को एक्सप्लेन कर दिया है। इनसाइड ट्रेडिंग कंपनीज, इनसाइडर्स यूज़ नॉन पब्लिक इन्फो, यानी वो क्या करते हैं, जो कंपनी के अंदर भी तो लोग होते हैं ना, इनसाइडर्स न्यूज़ होती है ना, यानी कुछ लोग होते हैं उनके कंपनी में लिंक होते हैं, उनको पता लग जाता है कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है, तो उसकी बेस पे वो पहले ही इसमें एंटर हो जाते हैं। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है ना, ये इनसाइडर न्यूज़ वालों की, ये इलीगल है और पनिशेबल है। ये SECP के मुताबिक अगर पता लग जाए कि ये लोगों किस तरह पब्लिक में ये चीज़ें लीक हो रही हैं तो वो पकड़ भी लेते हैं फिर। ठीक है जी, पंप एंड डंप मैंने बता दिया कि लोग पैसा ज़्यादा, जिनके पास ज़्यादा होता है वो छोटे मोटे स्टॉक्स में डाल के तो उसको ऊपर उस लेके जाते हैं, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। टाइमिंग्स भी, हाउ टू चेक टॉप डिविडेंड कंपनीज, ये मैंने आपको बता दिया कि वो PSX पे डिविडेंड 20 PS डिव के नाम से जो है ना वो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टॉप सेक्टर्स में अगर आप देखें तो HBL है, ABL, ये सारे सीमेंट सेक्टर आपके ये सेक्टर्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर आ गया, फिर ये आपका सीमेंट सेक्टर आ गया, फिर आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, इस हिसाब से हर सेक्टर की टॉप कंपनीज में आप बैठते हैं। एक सेक्टर में अब देखें ना, आप सारे पैसे आपने एक ही सेक्टर में डाल दिए, ये भी रॉन्ग है। आप उसको, ये सेक्टर्स मूव करते हैं, कभी बैंकिंग सेक्टर में रैली आ जाती है, कभी सीमेंट सेक्टर में रैली आ जाती है, कभी फर्टिलाइज़र में रैली आ जाती है। अब जिस तरह फर्टिलाइज़र है वो किस दिनों में वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये आपको स्टडी यही होती है ना, स्टडी करना, प्रोडक्ट्स को स्टडी करना, उसका सीज़न कब है, मौसम कब है। इसी तरह एनर्जी में आपने पैसे डाल दिए, ऑयल सेक्टर में डाल दिए। ठीक है, अभी आपको पता है कि सीमेंट पिछले दिनों जब
सैलाब आया, उसके बाद सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सेक्टर बहुत ऊपर गया है। अभी पायनियर ने मेरे ख्याल में कोई 300% ऊपर गया है पिछले 4-5 माह में, जब से वो मैपल लीफ ने ख़रीद लिया पायनियर। सो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी कंपनीज आ गई, सिस्टम्स बहुत अच्छा है इसमें, फार्मास्यूटिकल्स आ गई, ऑटोमोबाइल्स आ गई। तो ये आपने अपनी पैसे की वंड निकालनी है और हर सेक्टर के टॉप में डालना है ताकि आपको। अच्छा, मैंने एक चीज़ मिस कर दी म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आप लोग उनके स्टॉक्स भी देख सकते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स। वो हमेशा टॉप स्टॉक्स में ही काम करते हैं, जो टॉप, वो छोटे मोटे स्टॉक्स नहीं उठाते, वो ब्लू चिप्स उठाएंगे। एफएफसी, मिज़ान, अगर शरिया कंप्लाइंट आप ले रहे हैं ना तो वो लेंगे, मिज़ान लेंगे, एफएफसी लेंगे, लकी लेंगे। उसकी लिस्ट में यहाँ चला भी देता हूँ, ये चीज़ मिस हो गई थी तो यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मसलन मैंने ये एक शीट खोली है, ये दिसंबर के अंदर, नवंबर से दिसंबर के अंदर ना म्यूचुअल फ़ंड, अब मिज़ान इस्लामिक फ़ंड है, ये म्यूचुअल फ़ंड में ही आता है, ये इसका नाम है। इसने किस किस में कितनी चेंजिंग की और कौन कौन से शेयर्स उठाए हुए हैं। ये हबको लिया हुआ है, लकी, ओजीडीसी, सब ब्लू चिप्स हैं। अब ये देखें, ये हबको जो है ये इसने ले लिया एनर्जी सेक्टर से, लकी सीमेंट ले लिया सीमेंट सेक्टर से। लकी सीमेंट में वैसे और भी चीज़ें आ जाती हैं, सैमसंग भी इन्हीं का है। फिर लकी बड़ा वर्सटाइल ग्रुप है, इसमें इनका सीमेंट है, इसमें इनका पावर है, इसमें इनका सैमसंग आ जाता है, और इस तरह के काफ़ी सारे शेयर्स हैं इनके। अच्छा, फिर ओजीडीसी ये इन्होंने एनर्जी से उठा लिया, माड़ी एनर्जीज उठा लिया, एफएफसी इन्होंने उठाया हुआ है फर्टिलाइज़र से, मिज़ान बैंक बैंकिंग से उठाया हुआ है, सिस्टम आईटी से उठाया हुआ है। ये डिफरेंट सेक्टर से उन्होंने टॉप की लिस्टिंग्स उठाई हुई हैं, और फिर वो उन कंपनीज़ को स्टडी करते हैं, हर महीने उसमें चेंजिंग करते हैं। लाइक इसमें इन्होंने हबको में थोड़ी डिक्रीज़ किया है 0.41%, 0.17% इसमें डिक्रीज़ किया लकी में, ओजीडीसी में इंक्रीज़ किया 0.14%। तो ये इस तरह से करके ये फंड्स हैं। नीचे म्यूचुअल फंड है ये वाला एएमएफ के नाम से, इसमें इसने ये शराट सीमेंट एक्स्ट्रा उठाया हुआ है, जबकि ऊपर कोहार्ट सीमेंट था। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ ये बड़ी कंपनीज ही उठाते हैं। ये एनर्जी फंड भी है इनका, इसमें सिर्फ एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, ओजीटीसी, मारी, पेट्रोल वगैरह। तो ये मिस हो गया था उसमें हमारा म्यूचुअल फंड वाले में, तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। चलें जी, अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको नेविगेट करना सिखाऊंगा कुछ स्टॉक्स को, कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे डाटा कैसे चेक करना है, और उसके बाद हम एंडिंग नोट पे चलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ करता हूँ जस्ट टू चेक। ये देखें, मेरा असल में ना ये मेरा स्क्रीनर लगा हुआ है, स्टॉक स्क्रीनर में जाके ना, ये आप यहाँ से जाएंगे, आप फ्री वाला भी यूज़ कर लें, मेरे पास पेड है। ये स्क्रीन में आ जाके स्क्रीनर्स में जाएं, स्क्रीनर्स में जाके स्टॉक्स में जाएं, और यहाँ से जाके फार्मूला लगा लें, अपने मुताबिक सेट कर लें, प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम का। ठीक है, इससे ये होता है कि जब मार्केट चल रही होती है, मेरे एक पे तो मेरा अपना ई कॉमर्स खुला होता है, एक पे मेरा ये खुला होता है, तो मुझे पता लग जाता है कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे आ रहा है, कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। फिर मैं उसकी न्यूज़ जाके चेक कर लेता हूँ। तो ये ऊपर नीचे जब मूव हो रहे होते हैं, तो ये मुझे यहाँ से सारा ट्रैक करके दे रहा होता है। ये एक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टिफाई मोबाइल में यूज़ करता हूँ, ब्रोकरेज ऐप यूज़ करता हूँ। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब वेबसाइट्स पे चलते हैं। सबसे जो पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ dps.ps. ये असल में तो ये है psx.com.pk। इसमें आप जाएंगे ना, तो इसमें आगे ऑप्शन आ जाता है आपके पास इसका डाटा पोर्टल का। ठीक है, आप डाटा पोर्टल पे जाएंगे, ये dps.ps.com.pk पे जाएंगे, तो ये डाटा आपके पास सारा आ जाता है। यहाँ पर आपके पास ये सारी कंपनीज़ का डाटा आपके पास यहाँ पर ना सामने आ रहा है। ये टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, और ये सारे से मार्केट वॉच करनी है आपने। किसी भी स्टॉक को आपने सर्च करना है, आप स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। लाइक जिस तरह आपने यहाँ लिखना है ऑटोमोबाइल के टॉप आ जाए मेरे पास, तो ये ऑटोमोबाइल आ जाएगा आपके पास। इसी तरह किसी भी स्टॉक को आपने मैनुअली चेक करना है, तो आप यहाँ लिखें, लाइक मैं इसको FFC हेलियन लिख देता हूँ। ठीक है, हेलियन पैनाडोल वाली कंपनी है, फार्मा में आती है ये। तो ये सारा इसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी, इसके शेयर्स कितने, ये फ्री फ्लोट होता है। ये देखें, अब ये टोटल शेयर्स के कितने हैं, 11 करोड़, 11 करोड़ 70 लाख। और फ्री फ्लोट कितने हैं, 1 करोड़ 57 लाख। तो यानी 11 में से इतना, ये फ्री फ्लोट कितना है, सिर्फ 13%। तो इसकी उस हिसाब से वेटेज कम है हेलियन की। तो हर ये मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ से आप डाटा सारा लेते हैं, आप यहाँ से फाइनेंशियल्स निकालते हैं। मैं तो वो आप उसमें जाएंगे ना, मैं आपको 2 ऐप्स बताता हूँ। अभी मैं दोबारा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जाके आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी ऐप्स आपने एक इन्वेस्टिफाई करनी है, और एक इनकी मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ, और इनकी ऐप यूज़ करता हूँ। ये मैं आपको सीक्रेट सॉस बता रहा हूँ।
यहाँ से आपको मैं वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आप देख लेंगे ग्रॉस मार्जिन कितना 2024 में कितना था, अब कितना था, ये फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ से बहुत इजी हो जाता है। नेट प्रॉफिट कितना था, ईपीएस ग्रोथ कितनी थी, ठीक है, पे आउट्स इन्होंने ये डिविडेंड्स होते हैं कब कब दिए हैं, ठीक है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट इनकी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हर क्वार्टर की आती है और एनुअल, ये एनुअली होती है पूरे साल की, अभी पूरे साल की आने वाली है, ठीक है, क्वार्टरली आ गई थी, पूरे साल की आएगी। तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड करें और उसको चेक करें। तो ये वेबसाइट यूज़ करें। दूसरी जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड कैपिटल, ठीक है, scstrade.com, ये बहुत अच्छी, ये बेसिकली तो ब्रोकरेज हाउस है लेकिन इनका बहुत अच्छी वेबसाइट है एंड आई रियली लाइक दिस। इसमें आपने सिंपली जो है ना आप डाटा सारा ट्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। इनकी ही आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उस ऐप का फ़ायदा ये है कि कोई मीटिंग अगर होने वाली है, कोई एक्स डेट आने वाली है, डिविडेंड अनाउंस हुआ है, कोई न्यूज़ आई है, आपने उसके ना नोटिफिकेशंस ऑन कर लेने हैं, वो आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आ जाए करेंगे। ये डाटा तो आप स्टडी कर लेंगे लेकिन इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशंस उसके बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं इसलिए कोई मीटिंग मिस नहीं होती, किसी का कोई मीटिंग आई है, किसी का कोई डिविडेंट आया है, किसी को कोई अनाउंसमेंट आई है, फ़ौरन मेरे पास वो न्यूज़ ऊपर आ जाती है उसका नोटिफिकेशन में। तो इसलिए ये ऐप आप लाजमी डाउनलोड करें। इनकी ऐप बहुत अच्छी है और अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इनके साथ, उसके बगैर भी वो चलती है। वो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका जो ऐप का नाम है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उस ऐप का एग्जैक्टली नाम है SCS ट्रेड प्रो, ठीक है, वो आपने करनी है। अच्छा, इसमें बड़ा आसान है, ये देखें, आपने सिंपली क्या करना है, अगर ऐप खोली हुई है आपने मार्केट स्टैटिक्स में ना, मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि आपको बताऊँ अगर ये ऐप खोलें तो आपने कहाँ जाना है। अच्छा, ये ऐप में आपने जाना है मार्केट स्टैटिक्स में और ये अनाउंसमेंट्स में, ठीक है। जब आप अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो आपके पास ना ये वाला पेज आ जाएगा, ये, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी कंपनी है, लाइक मैं मिज़ान बैंक का अगर देखना चाह रहा हूँ तो ये मिज़ान बैंक में जाऊँगा, मैं यहाँ से जाके सर्च करूँगा और ये मेरे पास मिज़ान बैंक आ गया, पहले वाला उठा लूँगा, ठीक है। अब मैं जब इसको क्लिक किया तो ये मुझे सारी डिटेल दे देगा इसकी, ठीक है, कितना परसेंट ये ऊपर गया था ये तो मुझे शो हो ही रहा है ना। फिर ये मुझे बता रहा है परफॉर्मेंस, 1 मंथ की कितनी है, 3 मंथ की कितनी है, 6 मंथ की। अब देखो साल में ये 114% की परफॉर्मेंस दी है इसने, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह नीचे अब आ जाएं आप तो फेस वैल्यू आ गई, ये जो मैं आपको बताया था 10 होती है। ये बीटा वैल्यू आ गई कि मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा कम ये हिलता है ज़्यादा, ये एक अच्छी बात है, जितना बीटा कम थोड़ा सा कम हो 1 से, ठीक है। फ्री फ्लोट कितना है, 25%। मुझे अब हर चीज़ यहाँ पे पता लग रही है। इसकी बोर्ड मीटिंग है वो मैं यहाँ से देख लूँगा, अभी इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है 5 तक ये बंद है, ठीक है। 28 को अनाउंस किया, मेरे ख्याल 9 को है ये। तो यहाँ से ये मैं व्यू करके ये भी देख सकता हूँ, ये देखें, ये पूरा नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। ये इन्वेस्टिफाई ऐप में भी है, तो यहाँ से मैं इसको ये चेक कर लूँगा। अच्छा, फिर नीचे मैं चला जाऊँगा तो ये मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा मुझे बता रहा है। ये आगे जाके ना हम फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखेंगे कि इस डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये लास्ट अर्निंग पर शेयर कितना था, एक शेयर ने कितना कमा के दिया है, ठीक है। अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर कितना था, ये पूरे साल का एनुअली है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है ये एस्टिमेटेड है क्योंकि रेल तो अभी वो अनाउंस करेंगे ना। लास्ट क्वार्टर का इतना था, ठीक है। लास्ट एनुअल 56% था, 56 था, एक शेयर ने 56 रुपीज़ कमा के दिए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 9.9, नॉर्मली मैंने बताया 10 होती है, इट्स गुड। तो यहाँ से आपको ये सारे फंडामेंटल्स पता लग रहे हैं। ये यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि इसकी ग्रोथ आप चेक करें, आप कितनी मज़ेदार ग्रोथ है। 2027 में ये एक शेयर कमा के देता था 6 रुपये, 2018 में वही शेयर कमा के देता था 7 रुपये। मैंने एक शेयर लेके रखा हुआ है ना, वो शेयर देखें आप, शेयर की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म मेंटालिटी आपको कहाँ लेके जाती है, वो आप देखें। 7 रुपये का शेयर 2019 में ये शेयर चला गया, यही शेयर कमा के कितना दे रहा है, 11 रुपये। यही शेयर कितना, 13.5 रुपये। यही शेयर 15.5 रुपये। 2022 में 25 रुपये पे चला गया। अब आप ये देखें कि 6 साल में 6 रुपये से 25 रुपये पे एक शेयर की कमाई चली गई। तो फेयर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना। ये होता है कि टाइम के साथ साथ वैल्यू क्यों इंक्रीज़ होती है। वो ये नहीं होता कि खाली वो इस डिमांड की वजह से सेल वैल्यू ऊपर जा रही होती है, वो उसकी कमाई की वजह से ऊपर जा रही होती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंड सेट है। अब आप चेक करें 25 से जंप उसने कितना बड़ा लिया है, 22 से 23 के दरमियान 50 के करीब चला गया। तकरीबन ग्रोथ कितनी है, 100% की। इसकी बेस पे प्राइसेस डिफाइन होती हैं। 47 14 में कितने पे चला गया, 56 पे।
अब 2025 की यहाँ पर स्टिक आएगी, हो सकता है वो 60 पे चला जाए, 70 पे चला जाए। इसी तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फिर इसकी प्राइस को आप ट्रैक कर सकते हैं, किस किस टाइम पे ये कैसे ऊपर गई, कैसे नीचे गई, ठीक है। इंडेक्स के हिसाब से भी आप ये ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। बुक वैल्यू आ गई, ये इसकी बुक वैल्यू है कि आज अगर ये सब कुछ खुदा न खास्ता ये अगर बैंकरप्ट होता है तो क्या बुक वैल्यू आएगी, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सारा यहाँ पर आपको डिविडेंड इसने कब कब कितना दिया, 2022 में कितना डिविडेंड देता था, अब कितना दे रहा है, ठीक है। कैश फ्लो ये उसका आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगली बेहतरीन ऐप जो है ऐप स्टॉक एंड टिल है। इसके साथ मेरा मुनीर खनानी का अकाउंट भी अटैच हुआ है। मैं यहाँ से डायरेक्ट बाइंग सेलिंग भी कर सकता हूँ, और ये एक अच्छी ऐप है। ये भी ये डाटा शेटा ही दिखाती है बस, अब अपने हिसाब से आपने देखना है कौन सी आपको अच्छी लगती है। हो सकता है आपको दूसरी अच्छी लग रही हो। ये ट्रेडिंग वही आ गया जो टेक्निकल्स में आपको दिखाने थे ना, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। इसमें अलर्ट्स भी आप कर सकते हैं, और ये 1 महीने के लिए फ्री है, फिर बाद में इसका कोई पेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऐप जो है वो है askanalyst.com। वैसे इतनी ज़्यादा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो भी सूट करे आप देख लें। मैं तो ज़्यादा वैसे ऑफिशियल यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टिफाई से मैं ले लेता हूँ जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। या ये जो है ना, ये SCS ट्रेड प्रो, ये तो मुझे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है ना, कोई भी मैंने देखना है ना कि कंपनी के अंदर क्या है, फ़ौरन वो एक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहीं पे ऑप्शन होगा, वहीं से आप वो पढ़ भी सकते हैं खोल के जो उसने अनाउंसमेंट की हुई है। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। मैं तो यही बस यूज़ कर लेता हूँ, इनफ है। कभी कभार ये देख लेता हूँ। बाकी आपको ये अच्छा लगे, इसमें भी डाटा बहुत अच्छा है। इसमें आप हर डाटा को अलग से चेक कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसमें जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लकी, ठीक है, तो ये लकी का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा मेरे पास, टेक्निकल व्यू भी आ जाएगा, वैल्यूएशन भी आ जाएगी। इसमें भी ये असल में डाटा ही एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्री फ्लोट, कभी एक वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही होती तो बंदा दूसरी खोल लेता है, तो इसलिए आस्क एनालिस्ट ये भी बीटा में है, तो इसका डाटा रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसको अपने क्रॉस चेक कर लेना है। EPS यहाँ दे रहा है, फ्री फ्लोट कितना है, ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है। एक फिर ऐप और आपको बता देते हैं, KSCstocks.com, ठीक है। इसमें ब्लॉग्स चलते हैं, PSO पे अभी क्या करने जा रहा है वो, ठीक है। एंड नेट अभी देखिए ना, वाई नेशनल फूड इज़ अ स्टॉक टू वॉच इन 2026, इस पर ब्लॉग लिखा हुआ है बड़ा अच्छा। ये मैं यहाँ से ब्लॉग रीडिंग कर सकता हूँ। मेरे टेक्निकल्स अच्छे होंगे ना कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये पूरा इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये अच्छी है। इसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं ब्लॉगिंग के अलावा ना। ये देखें, बोर्ड मीटिंग्स पता लग जाएंगी मुझे कौन कौन सी आ रही हैं, अर्निंग्स देखनी है, डिविडेंड स्केड्यूल देखना है मुझे, तो ये चीज़ें मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल नोट्स की तरफ। ये देखें डिविडेंड्स कितने % दिया हुआ, ये परसेंट मैंने आपको समझाया था ना कि वो 10 फेस वैल्यू के हिसाब से है। और अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम अपने क्लोजिंग नोट्स की तरफ। आई होप सो कि ये जो आपने वर्कशॉप की है, इसके बाद आपके बेसिक्स, आपकी जितनी भी स्टार्ट करने के लिए, यानी आपने अगर ये ले लिया है वर्कशॉप, तो इंशाल्लाह आप कैपेबल होंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे अपने बलबूते पे, और इन्वेस्टर माइंडसेट आपका एटलीस्ट बन चुका होगा कि मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैंने कैसे जाना है, कैसे बाइंग करनी है, हर चीज़ बता दी है। आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और इंशाल्लाह आपके लिए लास्ट सजेशंस है मेरी, देखें हमेशा ब्लू चिप कंपनीज से जाएं जब भी एंट्री लें। ब्रोकरेज हाउस वाले ना आपको मैसेज करेंगे, मुनीर खनानी वाला भी करेगा आपको, जो मैंने इवन मैंने जो आपका जहाँ अकाउंट खुलवाना है ना, उधर भी उन्होंने आपको मैसेज करना है, ये ले लें ये ले लें, क्योंकि ब्रोकरेज के तो पैसे बनने हैं वहाँ से, ठीक है। तो ब्रोकर हाउस तो आप कहेगा कि आप छोटे शेयर लेते रहें, जितना छोटा शेयर लेंगे उतना ज़्यादा शेयर लेंगे, जितना ज़्यादा शेयर लेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा, उनका कमीशन बनेगा। तो उनको फॉलो नहीं करना। बस आपने अगर कोई सिग्नल कहीं से मिला भी है ना, उसको स्टडी करना है कंपनी को पहले। यार 2 मिनट लगते हैं, अब तो AI है। मैं आपको वो तरीका अगले वर्कशॉप में बताऊंगा कि AI से कैसे आपने उसको चेक करना है। 5 मिनट में AI आपको बता देता है, आपने सारी चीज़ें उसमें डाल देनी है, आप उसको खुद एनालाइज कर लेते हैं, हाँ यार क्या है इसमें, डालने पैसे कि नहीं डालने। और जो एक दफ़ा आप कंपनी स्टडी कर ली, वो नॉर्मली अच्छी चलती है अनलेस उसकी कोई बैड न्यूज़ आ जाए। अच्छा जी, फंडामेंटल्स आपने स्टडी करने हैं यार, स्टडी करके पैसा डालो, ठीक है। आपने पैसा डाल ही रहे हो तो थोड़ा देखो, विजिलेंट रहो चीज़ों में ना। लॉन्ग टर्म इज़ बेटर, उसको होल्ड करने की कोशिश करो। हाँ, छोटी मोटी स्विंग्स भी ले लिया करो बीच में, जहाँ प्रॉफिट बन रहा है ले भी लिया करो, थोड़ा मोटिवेशन भी होनी चाहिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हुए हैं तो हर महीने में जो प्रॉफिट आता है उसको अपने बैंक में लेके उस प्रॉफिट को यूज़ करके एक डोपामाइन रिलीज़ करवाया करो, मज़ा लिया करो।
वो भी करते रहा करें बीच में। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉफिट लेते ही नहीं है, थोड़ा बहुत फील लें, बीच में ट्रिप ले लिया करें, कुछ 3 महीने बाद को पैसे निकाले, प्रॉफिट निकाला, ट्रिप ले लिया। हाँ, शॉर्ट टर्म में कहीं ज़्यादा पैसे बनने लग पड़े हैं तो तब भी आप निकाल लें, कुछ बीच में से प्रॉफिट निकाल लें, दोबारा से वो बाकी शेयर्स वैसे ही पड़े रहें। SIP इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको इसमें रह गया, ये नेक्स्ट में हम देखेंगे कि SIP से आप किस तरह से ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अवॉइड स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना, गैम्बलिंग नहीं करनी, किसी ने कह दिया शेयर ले लो, क्यों ले लो, उसके पीछे रीज़न को देखना है, ठीक है। आई होप सो कि ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, और अल्लाह करे आप मेरी वजह से कुछ कमा सकें, और जब भी कमाएं तो बस मेरे लिए इतना कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे ये जो इल्म मैंने बांटने की कोशिश की है इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे, और मेरे लिए जो है वो आसानियाँ करें। मैं लोगों के लिए आसानी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी आसानियाँ हों। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, अगले सेशन में इससे और बेहतर तरीके से हम इससे आगे की चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम टू स्टॉक मार्केट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, अल्लाह हाफिज़।